मैं हूं हसन मुराद और आप देख रहे हैं हसन मुराद चैनल और हमारा सेगमेंट है मेरा बचपन। आज मुझे जैसे वो पंजाबी च कहते कि चा चढ़े ने, जिवें ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਨਿਖਰਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਔਰ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵੇ। हर बंदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ है, हर बंदा पसंद कर रहा है। जैसे ही इनका वीडियो सोशल मीडिया पे आता है तो व्यूज़ की कतार लग जाती है और वो हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, मिलियंस में जा रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह इनको कामयाबियों के सफ़र में कामयाब करता जाए और ये हमेशा एक अछूता सितारा नहीं होता कि जो आसमान पे क़यामत चमकता रहता है, ये मेरी विश है, ये इसी तरह चमकते रहे और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करेंगे ऐसा ही होगा। यासिर शामी एक ऐसा नाम जो मेरी ज़िंदगी में भी एक मोहब्बत है, आप लोगों के लिए भी एक मोहब्बत है। वो बातें जो हम कभी देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ये वो मनाजिर, वो सीक्वेंस, ये सारे आपके सामने लेकर आते हैं और ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो के पीछे जितनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करता, लेकिन जब मैं इनका काम देखता हूँ, उसके पीछे इनकी जब मेहनत देखता हूँ, तो फिर इनकी कामयाबी के राज का भी मुझे इल्म हो जाता है कि भी इसके पीछे माँ बाप की दुआएं यकीनन होंगी, आप दोस्तों की मोहब्बत होगी, लेकिन सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। आज अल्लाह का फ़ज़ल हमारे पास मौजूद है। यासिर शामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इतने प्यार भरे, खलूस भरे, मोहब्बत भरे लफ्ज़ों का। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं हसन भाई, और जिस तरीके से अब आपने काम स्टार्ट किया और मुझे लगता है आप हमें काट जाएंगे, बल्कि काट चुके हैं। नहीं, मैं केड़ा को पिन्नी नूं पैन वाला बंदा मैं यार कि कट गया तो बाद टीके लवाने पैंदे ने। मैं कभी नहीं, ये मुझे तो ये है कि आप मेरी ताकत हैं, आप मेरी एनर्जी हैं। तो समझ ले कि एनर्जी और ताकत के बगैर बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो आप तो फिर ज़िंदगी हुए ना, तो अपनी ज़िंदगी कौन अपने हाथों से काटेगा? कोई भी नहीं काटेगा। और आप जैसे जब एनर्जी साथ हो तो फिर तो वो एक बड़ी एक एनर्जेटिक सा जो है ना वो इंटरव्यू बनता है और होपफुली ये आज मज़ा आएगा। हाँ, इंशाल्लाह मेरी भी ये कोशिश है कि आपकी तरफ से वो मज़ा जो लोग हमेशा से आपके प्रोग्राम में लेते हैं वो आज वो बरकरार रहे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपके सामने बोलना बहुत मुश्किल है, कि मैं ट्राई करूँगा। नहीं अजे तो तुसी कैमरे के सामने बोल रहे हो, जो तुसी कहते हो तो मैं थोड़ी देर से पक्खे ते चढ़ जाना हूं, छत ते चढ़ जाना हूं। ये हसन मुराद, दिस इज वी कॉल्ड हसन मुराद। मैं बस आपका भाई हूँ, ये आपकी हौसला अफजाई और मोहब्बतें हैं। यासिर, दिली खुशी हो रही है मुझे कि आप तशरीफ़ लाए, और पहले तो मैं खुशी का इजहार ही कर रहा हूँ, प्रोग्राम तो शुरू हो ही जाएगा। सब ठीक ठाक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, मैं एक माजरत भी चाहूँगा कि आपने 1-2 दफ़ा पहले भी कॉल की, तो कुछ मुल्क की सिचुएशन की वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल ना कहिए। आपकी ये मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि जिस कदर आप मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, और उसमें से ये वक्त निकालना, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है यासिर। अच्छा, आपका जो ना सबसे पहले मुझे ना हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, वो स्पाइसी से बाल और ये हाथ फेरने और बालों में और बेबाकी, ये सब कुछ कैसे? ये बाज़ दफ़ा होंदा ना कि पहले एक फिल्म दे विच भी होंदा कि बंदा केला खांदा सी ना तो ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ और ਉਹਦੇ ਚ एनर्जी आ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। वाह वाह। तो ये एनर्जी कोई केला वेला खाने से तो नहीं आती? अच्छा, नहीं हसन भाई, केला खाने वाली बात तो कहीं और चली जाएगी, लेकिन इसमें जो नहीं और क्यों जाओगे? कोई को बंदा केला खा रहा सी ना तो कहंदा यार जे तेनू पता विच केला तेनू छिलन दी की लोड़ सी। हसन भाई, असल में आपको पता है टेलीविजन पे आप लोग काम करते हैं, और मैंने भी आपके साथ काम किया है। वहाँ पर एक जुल्फ का एक बाल भी इधर से उधर हो जाए तो
मतलब वो एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, आपको दूर से देख रहा होता है, आपके बाल बना रहा होता है। सोशल मीडिया इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम टेलीविजन। इसमें लोग ये नहीं देखते आपने पैंट कोट पहना है, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आपने क्या टॉप पहना है, जीन्स पहनी है, डजेंट मैटर। आपका कंटेंट कितना अच्छा है, लोग कंटेंट पे सिर्फ आपको देख रहे होते हैं। और बाद में तो मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा मैंने मुंह भी नहीं धोया होता और मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग पे चला जाता हूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो जो कंटेंट है ना, मुझे इंटरव्यू बड़ा तेज आया होता है, उसको आई जस्ट नीड टू डिलीवर, मैंने उसको डिलीवर करना होता है। तो फिर उसके बाद मेरे बाल हैं बड़े सिल्की से, तो ये बनते नहीं है। मैं समझ गया, तो मैं बस बिल्कुल समझ गया, यानी कि ना आप तैयारी को करते हैं मुंह धोए बगैर। अब मैं समझ गया बालों का स्टाइल बनता नहीं, ये कैसे। जरूरी नहीं हर दफा मुंह नहीं धोता। नहीं नहीं नहीं, वो कहते शेरां दे मुंह धोते होंगे ने, लेकिन बालों का स्टाइल से लगता है कि जो मेरी बहू है ना, भाभी मेरी, जी जी। वो आपको सोए हुए ना बालों से पकड़ के उठाती होंगी, चल भाई इंटरव्यू का टाइम हो गया, उबाल फिर जिथे खिंचे खिंचे खड़ोगे तुसी हुंदी टुर गए। करंट लग जाता है, आयोडेक्स लगा लेते हैं हम लोग। वाह वाह वाह। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये जो एनर्जी मैं देखता हूँ आपके अंदर, जी, ये क्या तरक्की का शौक है, या कि बढ़ चढ़ के या खुद दिल कर रहा होता है, या आपके बस में नहीं होता ये? अच्छा, मेरे जो दोस्त भी हैं जो मुझे ऑफ कैमरा भी जानते हैं, उनको पता है कि मेरी एनर्जी इतनी है। मुझे अक्सर मेरे जो स्कूल फेलोज हैं वो यही कहते हैं कि यार तुम हमसे 2-3 फुट के फासले पे बैठे हुए हो, तो आराम से बोला करो, क्यों इतनी ऊंची ऊंची शोर मचाए हुए, हम जंगल में बैठे हुए हैं। तो मेरी एनर्जी जो है वो स्टार्ट से यूं है। और जहां तक रह गई काम की बात, तो काम हसन भाई, मैं आपको दिल की बात क्योंकि आपके साथ मैं करता हूँ, मुझे लगता है मेरा काम बड़ा नहीं है, मेरे साथ दुआएं बड़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं दुआएं है। बड़ी हैं मेरे साथ, और दुआएं ही हर काम को, हर रुतबे को बड़ा कर देती हाँ हैं। बिल्कुल। अगर मुझे आप कहेंगे मैं अपनी वीडियो कोई दूसरी दफा देख सकता हूँ तो मैं नहीं देख सकता। मतलब मुझे अपनी आवाज से ही ना इरिटेशन सी होती है। अच्छा, लेकिन बस जब अल्लाह करम करता है तो फिर हो देखिए, जाता है। वाकई करम है कि आप दूसरी मर्तबा अपनी वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। मेरे को तो पहली बार ही नहीं देखी नहीं देखी जाती, अपनी सीरियसली नहीं। वीडियो, अपनी हाँ, वीडियो, अपना काम नहीं पसंद अपना आता। काम। लेकिन अगर ये लोगों को पसंद आ रहा है तो उसका मतलब है दुआएं बड़ी हैं, काम हाँ, बड़ा ये है। एक्चुअली काम होता ही लोगों के बिल्कुल लिए ऐसे है, है। बिल्कुल उनकी मोहब्बत है। हाँ, साडे लिए जिहड़ा काम है वो यही है कि या अल्लाह ਇਹਦੇ ਚੋਂ अल्लाह पाक इज्जत दा रिज़्क दे बेशक। और साडा सिलसिला चलता रहे, लोगों की खिदमत होंदी रहे। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा यासिर, मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से भी जानता हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है ना, जैसा कि मैं भी आपकी वीडियो देखता हूँ, है सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने, टैलेंट छुपन छुपाई खेल रहा है अंदर। हाँ नहीं, वो चूँकि मैंने देखा हुआ है ना, वो इस तरह के यासिर जो थे ना, ये हमारे साथ, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ वक्त का गुजर जाना, ये भी एक बड़ी नेमत होती है। ख़बरनाक हम जियो पे प्रोग्राम करते थे तो यासिर उसका बड़ा अहम हिस्सा थे, और इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर इनका ये बीचों बीच ये वाला सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद ये फिर निकलते निकलते अब आपके सामने है। तो उस वक्त जब मैंने देखा है ना इनको कि ये माशाल्लाह इतने मल्टी टैलेंट हैं, इनके अंदर बहुत कुछ है जो भी बाहर आने वाला है, जो आप लोगों ने भी यकीनन नहीं देखा होगा। वो खुशकिस्मती कि हम लोगों ने वो देखा हुआ है कि किसी टॉपिक पे किसी बंदे की पैरोडी में तो ख़ास आपकी महारत है, और जब आप सादे जुमले को गा के उसकी एक मखसूसी तर्ज में बात करते हैं तो वो तो एक अपना ही कमाल है। और ये क्या जुम्मे ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਐਸਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? अच्छा, वो असल नहीं, में ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। हाँ, वो हसन भाई पंजाबी च दस दें कि तरन्नुम? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਜ਼ਾਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਸਨ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੁਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੌਇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਰੋਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2014 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੇ ਮਖਸੂਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੰਨੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੰਨੁਮ ਤੇ ਲੈ ਉਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਸਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ,
किड्डे सोहने लगदे ने ओ किड्डा सोहना बोस्की दाना ने सूट पाया तोती पाई किड्डी प्यारी करीम लाइए करीम तो याद आया तुहाडे गल बड़े प्यारे ने तुहाडियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने गल्लां तुसीं भी कीतियां गल्लां मैं भी कीतियां पर मैं बहुतियां गल्लां नहीं करदा गल्लां गोरियां दे विच टोए असी मर गए ओए होए गल्लां गोरियां दे विच टोए असी मर गए ओए होए तो ये बहुत अच्छे। यही खासा है जिन्होंने कहा ना कि मुझे तो मैं चाह रहा था इनका साथ दूं लेकिन भैन जिन्नी तेज है नसदा और जेडे रस्ते थे नसदा ये इन्हीं का काम है उनमें भाग सकते हैं हम इनके साथ नहीं भाग सकते। नहीं नहीं आप भाग सकते हैं क्यों नहीं आप आपको जमीन गर्म लगती है नहीं बस वो तो आप समझते हैं कि जमीन गर्म होवे ते गर्म लगदी है ऐसे ही है ते जे बंदा भी नाल थोड़ा जिहा हॉट होवे ते फिर तमश भी महसूस नहीं होती। अच्छा यासिर भाई खैर ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲਾ ਸਤਹ ਤੇ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਏ। मैं समझदा कि ਤੁਹਾਡੇ ਚ एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा सलाहियतां ने। अच्छा एज ए एक्टर आप समझते हैं जी मैं या अच्छा एक चीज होती है मैं क्योंकि आपको इंटरव्यू दे रहे हूँ आप इसलिए कह रहे हैं एक जो चीज होती है क्योंकि आप सीनियर हैं आपने सारी जिंदगी काम ही ये किया है एक आई होती है ना एक नजर होती है या आपकी वो नजर आपको कहती है कि इसके अंदर वो है। अगर तो ये ख्याल मेरे अभी दिल में आया होता ना कि इंटरव्यू देने या उससे कुछ पहले तो फिर तो आप मैं भी कुछ सोचता शायद कि इस वजह से होगा आप सामने बैठे हुए और मैंने बात चलानी है तो कोई बात कर दूँ। ठीक है ये बहुत साल पहले से ये फीलिंग तब जब आप समझ लें कि पहली मुलाकात आपसे और आपकी पहली परफॉर्मेंस मैंने जो मेरे सामने हुई ठीक है उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं तो ये उस तरफ क्यों नहीं जाना हुआ यानी कि फिल्म दा हीरो जिस तरह से आजकल फिल्मां बन भी रही ने और इस तरह दी बन रही हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत। अच्छा वैसे टीवी प्रोग्राम्स में तो बहुत ज़्यादा ऑफर हैं अभी भी और बड़े टेलीविजन से हैं आपका भी उसमें एक टेलीविजन शामिल है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फेम अल्लाह ने जितना देना था दे दिया है तो मैं ज़्यादा देर टिक के कहीं काम नहीं कर सकता। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ 4 साल 5 साल जिस तरह मुझे डेली पाकिस्तान पे हो गए मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता। मतलब मेरा स्टैमिना काम करने का मैक्सिमम 2-3 घंटे है। अब जो एक्टिंग का जो सीन है उसमें आपको पता है शूट 10-10 दिन भी चलते हैं फिर एक दिन तो सुबह 8 बजे से रात को 12-12 भी बज जाते हैं जिस तरह खबरनाक भी बज जाते हैं तो वो मुझे लगता है वो मेरी एनर्जी जो है मैक्सिमम 1-2-3 घंटे की है। तो अभी तक कोई ऑफर हुई नहीं है फिल्म से अगर हुई तो फिर आपसे ज़रूर रहनुमाई लूँगा। नहीं ज़रूर और अच्छा सीरियल के लिए तो ऑफर्स हुई हैं तो आप एक जगह टिकते नहीं कि चलो अद्धा सीरियल करके बंदा नस जाता है या फिल्म शुरू करा के बंदा चले जाता है। उसमें थोड़ा सा वो कैश का भी होता है ज़रा पैसे कम होते हैं। अच्छा। सोशल मीडिया पे अब आप आए हैं अब आपको खुद भी महसूस हो जाएगा इधर हम डॉलर्स में अर्निंग करते हैं और वहाँ पर अगर कोई मुझे 30-35 हज़ार रुपया दे या 40 हज़ार रुपया दे एक सीरियल का तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एक वीडियो मार्केटिंग की पेड प्रमोशन करते हैं तो हम 4-5 लाख कमा लेते हैं और वो वीडियो होती भी दैट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 5 to 6 मिनट्स होती है वो जी। तो हसन भाई वो फिर 5-6 मिनट में अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं और फिर उधर आप 8 घंटे में अगर उतने पैसे कमा रहे हैं तो बहुत छोटी सी अमाउंट है तो उसके बाद टीवी कोई देख भी नहीं रहा और सोशल मीडिया पे फेम भी ज़्यादा है लोग इसको देख भी रहे हैं बिकॉज ये जो मोबाइल है ना ये टेलीविजन बन चुका है। यू कम टू नो एवरीथिंग थ्रू दिस ये अब जो है मिनी टीवी है 5G आएगा तो मुझे लगता है टेलीविजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है सोशल मीडिया की वो कंपैरेटिवली टीवी जैसी नहीं है। मैं इसका हरगिज मतलब नहीं है मैं उस काम को बुरा समझता हूँ या छोटा समझता हूँ काम वो बहुत बड़ा है और आज भी वो बड़ा है बस ये है कि इसमें ज़रा छोटे टाइम में आप ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं आप ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं मिनिमम इनपुट पे आप मैक्सिमम आउटपुट ले लेते हैं। नहीं वो बिल्कुल आपकी बात सही है लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने जो इतना आपको दिया है तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों की अमानत है। बिल्कुल ऐसे ही है तो ये अमानत उनको आप अपना भी काम जारी रखें और साथ साथ में ये भी उनको देते रहें। चलें अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट अच्छा कंटेंट हुआ जो कि मेरी पर्सनालिटी के मुताबिक हुआ जिस तरह मैं चुलबुला सा हूँ जोली सा हूँ सारा कोई सरकास्टिक सा कुछ कॉमेडी टाइप हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये अगर कोई देख रहा है
एक्टिंग के शोबे से वाबस्ता कोई भी शख्स, तो वो मुझे अप्रोच करे, और अगर मुझे अच्छा लगा आपके कंसर्न से मैं उसको जरूर करूँगा। बस ठीक है, ये वो वादा होगा, तो क्योंकि इमानत है। अभी तक इस बात का किसी को पता नहीं था। अगर आज पता चल रहा है तो वो यकीनन आपसे राब्ता होगा। और फिलहाल तो ये सारी तमहीद जो है ना मैंने अपने लिए, कि अगर मेरे हाथ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है मैं तो मैं हाँ, कुछ नई लर्निंग होगी, मैं सीखूंगा। बस मैं ते तन्नू अपने काम में से घेर तो ठीक है, लोगों का भी मैं घिरने के लिए तैयार। हाँ नहीं, अल्लाह पाक खैर हसन करे भैया आप। आपके लिए कुछ भी नहीं सर, आपकी मोहब्बत है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, देखना कि इस वक्त लेजेंड मौला जट, हाँ। ठीक है, उससे पहले भी बड़ी खूबसूरत फिल्में बनी, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक टाइम था वो सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा था, फिर बिल्कुल ताबूत में चली गई और कराची से ये कुछ हरकत में आई और आते आते ये अब मार्केट में मूव कर रही है। बहुत बड़ी फिल्म है, और उसकी जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो बड़ी नेक्स्ट लेवल है। और मैं पूरी टीम को उनको क्रेडिट देता हूँ। और जिस तरीके से आपको पता है हमारे मुल्क में जो सिचुएशन रही है, हमने ट्रेजेडीज बहुत ज़्यादा देखी हैं, और सारा मामला उसके बाद ये नवीद की किरण है, और अभी तक तकरीबन उसने 1.5 अरब रुपए का, मेरे ख्याल 150 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और अभी जो मुल्की हालात हैं, इसके बावजूद उसने इतना बिजनेस किया है, और बहुत से सिनेमाज जो हैं उन्होंने उसको अभी चलाया भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन मुल्क की और बेहतर होती है और बाकी सिनेमाज भी चलाते, तो ये कोई 5 बिलियन प्लस की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हो जाएगी। बहुत अच्छी फिल्म है। इसी तरफ में आपका ध्यान जो था ना, वो चाह रहा था कि इस तरफ हुआ आपका, कि ये काम जो है ना, ये वाला फिल्म का, हाँ, ये बस इसे अरबों में और अरबियों में भी बहुत मशहूर होता है, बल्कि पूरी दुनिया में। लग जाता वो साढ़े ना कम सियाने कहते ने कि शोबिज़ एक ऐसा सोने का पहाड़ है कि ये जिन्ना तुसी कर लोगे ना, इन्हों कोई फर्क नहीं पैंदा। और ये बात ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई परसेंटेज नहीं है, 10%, 100%, 50%, नहीं, अनलिमिटेड है। कि यहाँ यके वाली एक फिल्म बनी बहुत 50-60 साल पहले, तो उसकी कमाई के साथ यहाँ बारी स्टूडियो बन गया। सरवर भट्टी साहब ने जब मौला जट बनाई, तो उसके बाद वो एक बड़े प्रोड्यूसर्स में उनका शुमार हुआ। बिल्कुल बहुत सारे चूड़ियाँ पिछले दिनों, बिल्कुल ऐसे। हाँ, एक्टिंग का और फिल्म का एक फेम ज्यादा है। जी हाँ, जब फेम ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसमें फिर पैसा भी ज्यादा है। बिल्कुल, अगर आपका नाम बन जाए तो आप बिल्कुल। और आपने तो खुद भी फिल्म्स की हुई हैं। हाँ, बेसिकली हम जब तो छोटे छोटे थे तो हमने देखी हैं आपकी फिल्म्स का शौक ही मुझे इस फील्ड की तरफ लेकर आया था। वो कहते ना कि साड़ी वारी आई तो घुग्गू बोल पिया रो पिया घुग्गू रो पिया, तो वो हमारे साथ ये हुआ। लेकिन बहरहाल जिनकी बारी है, बड़ी बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह पाक उनको इस तरह। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल बहुत जरूरी है जी। अब हमारा हमसाया मुल्क है, वो देखें, वो अपनी इकोनॉमी का पता नहीं कोई 10-20% इसी में से निकालते हैं। तो अगर हमारी भी बनेगी तो हमारा कल्चर, आर्ट्स, सकाफत पूरी दुनिया में जाएगी और जानी चाहिए। और मैं क्रेडिट दूंगा इन सब लोगों को जिन्होंने इतने अच्छे आइडिया पे काम किया है। अच्छा, आजकल ना एक बड़ा ये लेजेंड मौला जट को लेकर सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है कि जैसे कि पहले जो फिल्में बनी है इस तरह की, और वो कामयाब तो रही, लेकिन जिस कदर ये रही, और इसका क्रेडिट ये दिया जा रहा है कि इसमें फिल्म की पेस या फिल्म का टेम्पो, जो अक्सर लोग कह रहे हैं और टेक्नीशियंस भी कह रहे हैं, और थोड़ा सा पंजाबी का तड़का, जैसे कि म्यूजिक होता है, कोई गाना होता है, उसमें ढोल का जरा तड़का, पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, तो वो जरा सा बात उठ जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ये भी इसकी कामयाबी की वजह है? इसकी कामयाबी की जो बेसिक रीजन है ना, जो मुझे नजर आई है, वो जिस तरीके से उसको शूट किया गया है, फिर जिस तरीके से कैरेक्टर्स को बिल्डअप किया गया है। अच्छा, बहुत से लोग, क्योंकि मैंने भी मूवी देखी, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो मुझे मतलब मेरी फैमिली में से किसी ने कहा कि ये इसकी पंजाबी का एक्सेंट इनका अच्छा नहीं है, या मतलब उस तरीके से ये परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए। आप ये देखें, और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि ये पंजाबी फिल्म उस तरह की नहीं है, ये तो पंजाब का कल्चर ही नहीं है, ये तो गेम्स ऑफ थ्रोन की कोई कॉपी बना दी है। तो अगर आप इंडियन मूवीज देखें, बाहुबली देखें या कोई और मूवी देखें, क्या इंडिया का कल्चर वैसा होता है जो दिखाया जाता है? उनकी अगर रोमांटिक मूवीज आप देख लें, सारी स्विट्जरलैंड में बनी हुई है या बड़े अच्छे इलाकों में बनी हुई है, और वो कल्चर भी नहीं होता। इंडिया में कितना गंद है और कितना मतलब वो सफाई पसंद लोग भी नहीं है, पे लोग सोए होते हैं, वॉशरूम ज़बान नहीं है, लेकिन वो फैंटेसी दिखाते हैं ना। जी जी। तो अगर यहाँ पर भाई कुछ फैंटेसी दिखा रहे हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है चीज, और ऑडियंस देखने ये चाहती है, तो भाई अगर उन्होंने तड़का लगाया है तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी अगर कोई पंजाबी का एक्सेंट किसी का अच्छा नहीं भी है,
तो ये चीज डिस्कशन में आती है ना, आप क्रिटिसाइज करते हैं तो अल्टीमेटली उसको एक हवा मिलती है। मेरी तरफ से 100 आउट ऑफ 100 है। इस ट्रेजेडी के माहौल में जो इन्होंने फिल्म दे दी है ना, इस पे तनकीद बनती नहीं, अगर हो भी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री और फिल्म का रिवाइवल बहुत जरूरी है। नहीं, इसमें बिल्कुल बात तो होती है इस किस्म की, लेकिन ये तनकीद के जुमरे में नहीं आती। और जो लोग कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ से कोई खाना खाली है, वो मेंटली तौर पर वो इंडियन मूवीज में फंसे हुए हैं। और सेकेंडली ये कि देखिए, मूवीज जैसे कि हॉलीवुड है, अमेरिका की जो शक्ल बनी है ना, जो भी शक्ल इस वक्त मौजूद है, एक्चुअली ये सारा हॉलीवुड का कमाल है। बिल्कुल ऐसे हॉलीवुड ने जो अमेरिका की शक्ल पूरी दुनिया पे इंट्रोड्यूस करवाई ना, ऐसे वो सारा फिल्म के जरिए करवाई। और हॉलीवुड को बॉलीवुड कॉपी करता है, पहले बॉलीवुड को लॉलीवुड कॉपी करता था, अब लॉलीवुड डायरेक्टली इसको बीच में से निकाल के बॉलीवुड को हॉलीवुड को कॉपी कर रहा है। तो ये चीज बस वो धमाका करनी चाहिए। मेरा भी कहने का मकसद ये है कि मैं आपकी इस बात की तायीद करता हूँ कि जैसे कि वहाँ पे इतना वो कचरा वचरा गंद, और उसके बाद वो कितना फिनिश माहौल दिखाते हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हर तरफ खूबसूरतियाँ हैं। क्या बात है, शहबाज शरीफ ने पुल बना दिया। देखो ना, खूबसूरतियाँ पाकिस्तान के सामने। मैंने बाल भी खड़े किए, अगर मैं गंजा होता शहबाज शरीफ की नजर पैंती इतने भी पुल बना देते कि खाली जगह पे पुल बनाते। ठीक है, जो गड्डी च जाना ते पुल दे उत्ते जाओ, जे स्केटिंग करते जाना तो पुल दे थल्ले जाओ। तो बहरहाल ये बात वाकई आपको भी ये पता है यकीनन कि हॉलीवुड जैसी जो हमारी इंडस्ट्री या हॉलीवुड जो है, वो एक ऐसा कारआमद हथियार है कि इससे आप एक शक्ल और एक शऊर और एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तो हमें करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये यंगस्टर जो है जरूर होगा। और अभी मैं आखिर में यहाँ से बात करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम मौला जट की बात करें, द लेजेंड ऑफ मौला जट में जो मुझे सबसे एक बड़ा करैक्टर जो मुझे अपील किया है ना, उसमें एक लड़की थी वो जिसने एक वो सॉन्ग किया, एक ही गाना है, वो ऐसा कोई रक्से बिस्मिल है, वो ऐसी एक फील आती है उसको देखकर जैसे कोई बंदा जो है ना जुड़ा हुआ है एक डिवाइन पावर के साथ। और वो जो डांस है वो पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे वो उस लड़की का करैक्टर, उसका वो जो डांस और उसकी जो एक्टिंग है ना, वो बड़ी कमाल लगी। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन नेक्स्ट लेवल, बस उसने नेक्स्ट लेवल कर दिया। नहीं, हर किरदार ने वैसे तो अपनी पूरी 100% दिया है, लेकिन वो जो लड़की है जो उसने वो डांस करती है, उसके बाद वो गिर जाती है, उसको वो लग जाता है, वो जो मर्डर हो जाता है, उसको वो गंडासा मारता है, पता नहीं क्या, तो वो बड़ा नेक्स्ट लेवल था। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सर, ये नेक्स्ट लेवल, और वाकई ये पूरी फिल्म ही अप्रिशिएट की जा सकती है। और ये वाला पोर्शन आप यकीन, वो बड़ा सूफी टच था उसके अंदर, वो पता नहीं क्या था, एक अजीब सी फीलिंग थी यासिर भाई। यही तो फिल्म है। अब बताए ना मुझे, स्पाइडरमैन में क्या लॉजिक है? कौन सा ऐसा बंदा है जो एक सूट सा पहन के तो बिल्डिंग क्रॉस करता है? स्पाइडरमैन पाकिस्तान में बनती तो उसका नाम उड्डन वाला गुज्जर होता, कि तारा नहीं फस जाता बापदा दी 11 की भी ट्रांसफार्मर च फसिया होता। ਇਹ ਤੇ ਤਾਰਾ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, एसडीओ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਫਸਿਆ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। तो अब वैसे भी अब ये जो मिस्टर अमेरिका और ये वो जितने भी इनके किरदार हैं, वो सारे कोई लॉजिक नजर नहीं आता, लेकिन चूंकि एंटरटेनमेंट है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और बीच में उन्होंने अपने तौर पे ख्याली सा लॉजिक भी बनाया होता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो फिल्म है ही इसी चीज का नाम, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मौला जट का रोल अगर आपको ऑफर होता, हाँ, तो क्या होता? मौला जट, चूंकि आपने फिल्म देखी है। हाँ, अगर ये फवाद खान साहब ने उसका रोल प्ले किया, बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी के साथ वो जाता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं जाता? मतलब मौला जट एक वो मर्डर करने वाला बंदा, एक बदमाश, और वो पर्सनैलिटी देखे कि फवाद साहब की पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो उस करैक्टर में ढल गया उसने, कभी मुझे नहीं लगता। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਲਣ ਲੱਗਿਆ कि मलैत नहीं ना गया फवाद खान साहब जो उठते ने ते वो छत पाड़ देंदे ने, वो भी इसी तरह शुगर है छाती का कुछ और नहीं कहते। मुझे लगता है जो अली असमत ने करैक्टर किया ना, वो मूंछों वाला, हाँ, वो दैट कुड बी मोर सरकास्टिक। अच्छा, तो अगर वो होता तो वो बड़ा अच्छा, क्योंकि जो मेरी एक और है वो आपको पता है, जरा शरारतें, चुलबुलापन, तो वो मैं कर सकता था। अच्छा, आप समझते कि आपको मैं इंसाफ नहीं कर सकता था फिर अगर मुझे मिलता इस कैरेक्टर के साथ। मैं नहीं कर सकता। यार ये तो बड़ी बात है अगर आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन खुद से ही कह रहे हैं ये फैसले कुछ अवाम के होते हैं, हमें करने दिया कर रहे हैं। नहीं, एक अंदर की भी तो चीज होती है ना। हाँ,
तो अच्छा, आप चाहते हैं कि फिल्म में अगर कैरेक्टर मिले तो वो आपको चुलबुला सा और कॉमेडी चुलबुला सा, जैसे। आप वो देखिए राजपाल है ना, इंडियन फिल्म में हाँ। आता, वो छोटा सा कोटू, पहले जोनी लीवर था। हाँ, फिल्म जो है वो हीरो के गिर्द तो घूमती है, लेकिन जो मुझे लगता है कि फिल्म का सबसे जो मुश्किल कैरेक्टर होता है ना, वो एक कॉमेडी क्रिएट करने वाले बंदे का होता है। वो फिल्म का मतलब, फिल्म उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही होती, लेकिन वो फिल्म में कहीं ना कहीं आकर तो वो एक नया रंग ऐड करके फिर निकल जाता है, साइड से आगे फिर निकल जाता है। वो उस तरह के कैरेक्टर जो है ना, वो मुझे ज्यादा नहीं तो इसमें ध्यान आपको उस तरफ जॉनी लीवर या उस तरह दूसरे लोगों की तरफ क्यों ज्यादा? गोविंदा भी तो है, उधर क्यों नहीं ध्यान जाता? संजय दत्त जब इतना खूबसूरत कॉमेडी करते हैं और बहुत सारे अक्षय कुमार करता है। और सारे तूने वो बोला परेश रावल जैसे एक सीरियस विलन, और वो जब आके अच्छा, या मैं भी हसन भाई, मैंने कभी इस एक्सपेरिमेंट से निकला नहीं हूँ, या मुझे पता नहीं है। तो फिर पूछ लेना चाहिए था। आप कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ। हाँ। अब आप फिर मुझसे करवा लें। व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? आर्टिस्ट तो नहीं, वो मैंने किया नहीं है, इसलिए शायद कोई फियर बैरियर होता है या रिलक्टेंस होती है। मैं चाह रहा हूँ कि आप उस तरफ आओ। चले, मैं आऊंगा, मैं इस पे कुछ तगोदो करता हूँ, सोचता हूँ, रिव्यू करता हूँ चीजों को। अच्छा, तो आप फिर मौला जट को क्या मार्क्स दिए आपने? 100 में से आउट ऑफ 100। ओह वेरी गुड, बाकी इसमें कोई शक नहीं है। गुड। अच्छा यासिर, आपके जो प्रोग्राम्स मैं देखता हूँ, इसमें कोई प्रोग्राम एक से दूसरा मिलता जुलता नहीं है ज्यादातर, और ये बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इतनी वैरायटी, इतनी वेरिएशंस निकालना, ये किस तरह मुमकिन करते हैं? अच्छा, ये क्योंकि ऑब्जर्वेशन है एक मेरी, ये गलत भी हो सकती है क्योंकि मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है। टेलीविजन पर अगर आप देखें कोई प्रोग्राम चल रहा है तो 12 साल से उसका एक ही सेट लगा हुआ है और वही चल रहा है, कैरेक्टर्स वही बैठे हैं। सोशल मीडिया इज इंटायरली डिफरेंट। यहाँ पर आपके कीबोर्ड वॉरियर्स जो है ना, वो बैठे हुए हैं। अगर मेरे काम में वर्सेटैलिटी और डाइवर्सिटी नहीं होगी तो सोशल मीडिया पर एक चीज रेपिटेशन में आ जाए ना, तो लोग नीचे कमेंट करने लग जाते हैं, वो या पहले भी कीता सी तू, ये क्या है, इवन गालियां भी दे देते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर वही बंदा ज्यादा देर तक रहेगा जो वर्सेटाइल होगा। वो मतलब सिटकॉम्स भी कर रहा है, वो प्रैंक्स भी कर रहा है, वो 80 साल एक बाहर से खातून आई है उसकी शादी की वीडियो भी कर रहा है, सोशल वीडियोस भी कर रहा है, किसी गरीब औरत या मर्द की मदद भी कर देता है। तो ये वर्सेटैलिटी है जो कि उसको वर्सेटाइल बनाती है। लेकिन अगर एक ही तरह का कंटेंट हम करने लग जाएंगे हसन भाई, तो मेरा नहीं ख्याल उसकी ज्यादा बड़ी लाइफ है सोशल मीडिया पर। ये बात तो समझ आती है, आप किस तरह इसमें फोकस कर लेते हैं? ये है कि पहले 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब ये अल्लाह ने करम कर दिया कि लोग अब खुद राब्ता करते हैं। अच्छा। जी वो हमारी बकरी है, उसकी 3 टांगे हैं। अच्छा। वो हमारे पास एक दरबार है, वहाँ पे लोग जमीन में धंस कर अल्लाह से जो है वो, और मज़ारों से जो है वो मांगते हैं, बेटे मांगते हैं। तो वो इस तरह की जो यूनिक सी जो चीजें हैं, कुर्बानी के जानवर जो हैं वो इस वक्त बड़ा इनके पास सबसे बड़ा हमारे पास है, सबसे बड़ी कुर्बानी हम लोग कर रहे हैं। तो वो पहले 2 साल मुश्किल हुआ, बड़ी मेहनत की, अब लोग खुद राब्ता करते हैं, हम उन तक पहुंच जाते हैं। चले, ये तो ठीक है, जैसे कि ये समझ आ रही है, लेकिन ये कंटेंट कैसे ज़हन में आते हैं इस किस्म के? जैसे कि चाइना है हमारा एक बड़ा ही हमदर्द दोस्त है और बड़ी मोहब्बत है, और वहाँ से कुछ लोग यहाँ भी तशरीफ लाते हैं। एक कैथी जो कि हमारी आर्टिस्ट भी है, वो उन्होंने कैसी कांसाई चाइनीज लड़की है जिससे मैं वीडियोस करता हूं। तो ये कैसे ख्याल आया कि इसको एक वो उनके ये जो गायें होती हैं, ये इनके भैंसें जो होती हैं, इनके बाड़े में उसका कंटेंट किस तरह बनाया? अब आप ये देखें ना, चाइनीज लड़की है जो बड़े मॉडर्न चाइना में रह रही है, उसको क्या बस पाथियां क्या होती हैं, या गोबर क्या होता है, या भैंसे क्या होती हैं, कट्टा क्या होता है। तो वो जब मशरिक को मगरिब के साथ, आसमान को जमीन के साथ मिलाते हैं, शार्प कंट्रास्ट होता है, तो वो लोगों को अच्छा लगता है। इवन इसी तरीके से उसको मैंने फिर रिश्तों के नाम बताए जी, फुफ्फी, मामू, चाचा, दादी, सास, ससुर, नंद, तो वो उसने किए, तो वो भी लोगों को बड़े अच्छे भाई। फिर फ्रूट्स नेम, सब्जियों के नेम उसने किए। तो अब ये सिर्फ ये होता है, आपने सिर्फ अपने माइंड में देखना होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज में से आप क्या एक्सपेक्टेड चीज निकाल सकते हैं। तो वो जब दोनों चीजें मिलती हैं तो लोग देख के उसको हैरान परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई चाइनीज लड़की अलिफ बे पे ते पढ़ रही हो, अब वही चाइनीज लड़की अगर गुजराती कोई गाना गा रही है तो वो लोगों को अच्छा लगेगा, कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे ना वो तो इसलिए वो फिर कंटेंट भी वायरल होता है, और फिर वो दैट्स मेक मी यासिर शाह। अच्छा गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर वो जो चाइनीज, क्या नाम था आपने?
कैसी कांसा। कैसी, अच्छा मैं कैथी के नाम से हाँ कैसी कांसा ये अच्छा, वो जब अगर कोई गाना गाए फॉर एग्जाम्पल गुजरावे, हाँ तो वो किस तरह गाती है? उसको मैंने ये गाना जब करवाया था वैसे हाँ। तो उधर चल गया था, पता नहीं आपके चैनल की पॉलिसी है कि नहीं, तो उसने वो नहीं चला था बेदुदरानी, अब मेरी तो आवाज वैसी नहीं है बेदुदरानी। मैंने उसको बताया कि उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज गुज्जर, गुज्जर होते क्या है, तो उससे मैंने कहा कि गुज्जर इज अ कास्ट, पाकिस्तान में एक कास्ट है जो ज्यादातर मतलब दूध दही का भी ये लोग काम करते हैं। तो वो जब मैंने उसको चीज बताई तो वो पहले तो वो उसकी हंसी नहीं रुकी, फिर उसको लगा कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ, फिर उसको मैं उस कट्टे के और भैंसों के बाड़े में ले गया। वो इवन वो जो पाथियां थी वो समझी कि शायद ये कोई खाने वाली चीज है, वो क्यों खाने लगी, उसको मैंने रोका कि नो 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 डोंट ईट इट, इसको ना खाओ। तो मतलब वो खा लेंदी थे, साडी वीडियो फेर करोड़ दी पड़ के तुसी चाय मंगवाओ तो हाँ मैं मायोनीज भी मंगवा लो, नाल केचप भी लगा लो। अच्छा तो वो बस वो ये सीन था। अच्छा गाना अब मैं गाना ऐसा गा नहीं सकूंगा, लेकिन उसने इस तरह गाया दूध रानी ओए दूध लाने, वो हंसती थी बड़े वो चैनल आके और कुछ भी बंद हो जाती थी, बड़ी क्यूट लगती थी। वेरी गुड। अच्छा यासिर, आप जब ये जो जोड़ा होता है जैसे दुल्हा दुल्हन, हाँ। और फिर बहुत सारी ब्रॉड से आई हुई दुल्हनें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी के इश्क में मुब्तला होकर हो उनसे शादी, अच्छा उनके साथ आप जाहिर है कि पहली मुलाकात होती है, लेकिन आपकी फ्रैंकनेस ये बता रही थी कि तुसी हथी भी है जब मैं उनका सरबाला हूँ असल भाई ये पता नहीं क्या है बात है, मैं जिस शख्स से भी पहली दफा मिलता हूँ ना मेरी उसके साथ फ्रैंकनेस हो जाती है, पता नहीं मेरी कोई नेचर ऐसी है कि मैं फ्रैंक हो जाता हूँ या अपनायत सी एक फील हो जाती है। दूसरी बात है, एक बंदा मुझे खुद बुला के घर में कहता है कि यार आपने हमारे साथ जो है ना तंजो मजा वाला इंटरव्यू करना है जिस तरह आप करते हैं जो आपकी कोर है, तो फिर मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ, लाइन ने तो मेरी इजाजत देती है अन्य नु किसे दी दो का, तो सर वो उधर से परमिशन मिल जाती है तो हो जाता है, फिर बात से बात निकलती है, आमद होती है, चीजें खुद ही बन जाती है। इसे अगर मुख्तसर कहा जाए तो ये अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। मैंने आपको शुरू में बात बताई, काम बड़ा नहीं है मेरा, मेरे साथ दुआएं बड़ी हैं। अच्छा आगे कुछ इसी तरह को प्लान है कि इस प्रोग्राम को इसी तरह करना है या कुछ इसकी शक्ल या इसे रिफाइन करेंगे? अच्छा सोशल मीडिया पे आप मैंने जो मैं आज कर रहा हूँ मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं ये करूंगा। आप लगे रहते हैं ना, ये लगे रहने का सौदा है। आप किसी भी चीज के साथ लगे रहते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपके माइंड में नई जहतें, नई मंजिलें, नए रास्ते खोल देता है। तो मैं आज तक जिंदगी में जहाँ पहुंचा मैं किसी प्लान से नहीं पहुंचा, या मेरा कोई प्लान नहीं था या मेरी विश नहीं थी मैं ये करूँ, अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचा दिया। आगे का भी कोई प्लान नहीं है, आगे भी चीजें आती रहेंगी, उस तरीके से करते रहेंगे। मैंने बस सोचा नहीं है तो प्लान सही। किसी ने ना आपको कामयाबी की कुंजी जो है ना वो चाबी जो हाथ में पकड़ा दी है कि भी बस लगे रहो। आप पिच पे खड़े हैं ना तो भाई कभी छक्का भी लग जाएगा, सिंगल भी हो जाएगी, मैक्सिमम आउट भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा यार, रहना पिच पे। बड़ा एक मुझे शेर याद आ रहा है, बड़ा आम सा शेर है लेकिन खास है। आम इसलिए कि बहुत सारे लोग जानते हैं, और मेरी जिंदगी का वो समझ ले कि एक रोल मॉडल कहना चाहिए उसे, या जी कि ओ माली दा कम पानी देना। हाँ मियां मोहम्मद बख्श साहब, मियां मोहम्मद बख्श साहब दा माली दा कम पानी देना पर मशकां पावे मालिक दा कम फल फूल लाना वो लावे या ना लावे या ना लावे। तो आपने अपना काम करना है, हाँ अपनी कोशिश करनी है, नतीजा उस पर छोड़ देना। तो वो इसलिए ना कि देखे कि वो अगली बात ना इख्तियार में है ही नहीं, और ये भी जितना इख्तियार जो हमें दिया गया ये भी उसकी तौफीक के साथ एक एग्जांपल है। आप जब से ये सोशल मीडिया कर रहे हैं, कुछ वीडियोस ऐसी होती है जब आप करते हैं ना तो आपको लगता है कि यार ये बड़ी वायरल होगी, लेकिन वो नहीं होती। हाँ कुछ जो आपने सोचा ही नहीं होता, ऐसी भोंगी सी होती है लेकिन वो वायरल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, तो जो आपने नहीं सोचा वो हो गया, तो इसका मतलब है आपका कोई उस पर इख्तियार नहीं। ऐसा होता है ना, ऐसा ही है बहुत हुआ। मैं एक कामयाब डायरेक्टर मेरे इस वक्त जहन में आ गया, हैदर चौधरी साहब। उन्होंने तकरीबन कोई 110 फिल्में बनाई और 91 सुपरहिट फिल्में हैं उनकी ना, जो रिकॉर्ड है। और जैसा कि उसमें नौकर वोटी दा, दुबई चलो, रोटी, वो पिछली मतलब बहुत एक लंबी फहरिस्त है बड़ी फिल्मों की। उनकी जो पहली फिल्म थी ना, शबाब करानवी साहब ने वो फिल्म बनाई, वो उर्दू फिल्में बनाया करते थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई तीसमार खान, जिसमें अलाउद्दीन साहब को और वो गालमन शेरी थी उनको उन्होंने लेके फिल्म बनाई, और हैदर चौधरी साहब उनके चीफ असिस्टेंट थे। अच्छा, अब वो फिल्म जब बन गई ना तो शबाब करानवी साहब ने कहा कि यार ये फिल्म मेरे नाम से जाए
तो मेरी तो बड़ी, वो इतना बड़ा मेरा क्रेडिट है, हाँ। इतना कद है, लूज हो तो गया तो मैं ये क्या तो करूँगा। बिल्कुल पता नहीं क्या बन गया, कचरा मचरा। तो उन्होंने कहा कि हैदर ये यार तू अपने नाम से रिलीज कर, और वो फिल्म उनके नाम पे रिलीज हो और गई, वो हिट हो गई। सुपर हिट। तो ये हसन जिसका गाना नींबुआ दा जोड़ा असी बागे विचों तोड़िया, नींबुआ दा जोड़ा, आगे क्या था? हाँ सब समग विचों तोड़या नींबुआ दा जोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेरे साथ ये वीडियो कर रहे हैं, या मैं कोई वीडियो मुल्तान या इस्लामाबाद करने जाता हूँ, अभी आप नईम साहब का या XYZ लोगों का इंटरव्यू आउट ऑफ सिटी करने गए हैं, अगर आपको इस बात की श्योरिटी मिल जाए कि ये आप इंटरव्यू जो करने जा रहे हैं इसके व्यूज नहीं आएंगे, तो आप कभी भी नहीं जाएंगे। ये तो आप तवक्कल पे जा रहे होते हैं ना, तवक्कल पे। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरा इंटरव्यू सुपर हिट हो जाएगा, इसके बाद मुझे एक बड़ी फिल्म ऑफर हो जाएगी, तो भाई मैं 2 हफ्ते पहले ही आपको इंटरव्यू देता। ये हमें अगली बात का नहीं पता नहीं ये भी इंटरव्यू चल रहा है या नहीं चल रहा। हम वही माली दा हम पानी हम अपना पानी लगा रहे हैं भाई, आगे मालिक ने फल फूल आप ही ला देगा। बस यही है। तो इंटरव्यू करके ना जिवें कि फल वो पानी पूनी ला के ਦਿੱਤੀ तौफीक ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਹੀ ਢਰਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਚੂੰਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, औलाद है, ऐसे ही वो सब की तरबियत दिलो जान नाल कर रहे हैं। हाँ, वो अपनी तरफ से पूरी 100% अब बड़े हो के किसी ने लायक निकलना है, किसी ने नालायक निकलना है, अंदाजा जरूर होता है, लेकिन बात दफा ये होता है कि जिसे हम नालायक समझ रहे होते हैं वही सहारा बन जाता है। जिसको उम्मीद, जिस पे उम्मीद ही नहीं होती वो बंदा कभी कभी आपका ताबे हो जाता है। और जिसने वो मियाँ साहब का वो शेर है, वो बल्कि मैं आपको गा के ही सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि संग संगत दे वेखे ते फिर भी विथा पईयां ओ जो कहंदे सन नाल जियांगे ओ शक्लां याद ना रहियां। तो बहुत से लोग आपसे दुनिया में वादे करते हैं कि इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे जिए मरेंगे, लेकिन वो नहीं रहता। जादू का ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि दिन एकदम मैं बिल्कुल प्लेन हो गया सा। मैं इसलिए कहता हूँ ये कमेंट्स में भी आप जरूर लिखिएगा, जैसा कि मैंने ये बात की है कि इनको फिल्में और टेलीविज़न पे सीरियल एज ए एक्टर करना चाहिए, एज ए हीरो करना चाहिए, एज ए कॉमेडियन करना चाहिए, जो भी बहरहाल करना चाहिए। मैं करूँगा। अब ये इन्होंने गाया सिंगिंग, अब ये आप इनको जरा बताइए, मैं आपको सही बता रहा हूँ बहुत टैलेंट है, ये सिर्फ एक मखसूस जगह पे लग के ना बाकी सारी चीज़ें आपसे ना छुपा के रखी हुई इन्होंने, वो इनके अंदर से लें, वो आप ही की हैं। नहीं वो जरूर करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। ये भी अपना एक प्लेटफॉर्म है, डेली वर्क मेरा अपना ही है। जी जी। शामी साहब की बड़ी मोहब्बत है, शामी साहब बहुत प्यार करते हैं, बच्चों की तरह अपने समझते हैं बिल्कुल, और अपनी औलाद की तरह ही समझते हैं, हम भी उनको अपने बाप की तरह ही समझते हैं। मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मैं मुतमईन हूँ। मुतमईन होना, खुश होने से जरा आपको पता है यार तू है दरवेश सिफ्त आदमी, तो मैंने पहले भी आप मुतमईन थे और अब भी आप मुतमईन, और इंशाअल्लाह ताला इत्मीनान इज्जत शोहरत दौलत से नहीं आता, बल्कि ये तो वो चीजें हैं, ताकत इज्जत शोहरत दौलत जो इंसान को बदलती नहीं बेनकाब कर देती है। ये मेरे मौला अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल। और वैसे ही असल में मुझे जितने पैसों की जरूरत होती है ना, मैं उतना काम करता हूँ जी। बाकी ये कभी कोई ग्रेड नहीं आई कि यार मैं करोड़ों रुपया कमा लूँ, लाखों रुपया कमा लूँ। खाना जो है, मैं वैसे मेरी दाल बड़ी फेवरेट है, मैं खाते ही दाल के साथ रोटी खाता हूँ। अगर मुझे चिकन मटन और दाल एक तरफ पड़ी हो तो मैं दाल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मेरी पसंदीदा डिशों में से कोई भी दाल। तो माश की दाल बहुत पसंद है। बस ये है कि मेरा ना बस उधर ही पंजाबी से कहते हैं खाइए दाल जी निब्बे नाल, तो निभदी पई है तो यार मैं मुंडिया ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਾ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਝਲਕੇਗੀ। दाल तो मुझे मेरी बहुत पसंद है इंशाल्लाह ताला। माश दी दाल साडी ऐसी आला बनदी है क्योंकि मेरी भी बड़ी फेवरेट, कट्टियां मिर्चां कट के मैं करना ते तंदूर दियां
लाल हल्कियां मदरियां रोटियां चाहिए देसी घ्यो ना ਚੋਪੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸਰ हाँ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ मेरी तो तबीयत ठीक है ते इंटरव्यू फिर बाद च पहले बहुत अच्छे मुंह च इन्ना क पानी आ गया कि मैंने पाइप ला के किधर उधर कटना पैना चलो मच्छियां पालो अच्छा ये तो थी आपको वार्म अप करने के लिए ना ऐसी गपशप चूंकि काम के बारे में लोग अच्छा भी वार्म अप हुआ है वार्म अप हुआ है अच्छा यासर भाई अब हम वो बातें शुरू करेंगे जो कि कभी पहले तो मैं एक बात का ना आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जहाँ तक मुझे इल्म है कि आपका कोई ऐसा इंटरव्यू सोशल मीडिया पे बल्कि कहीं भी नहीं है आप चूंकि देते नहीं इंटरव्यू नहीं है करते नहीं है प्रॉपर नहीं है कोई इस तरह होगा भी कोई इक्का दुक्का या बहुत पहले का गए होंगे तो वो गए होंगे तो कर लिया होगा ये खुश नसीबी है कि ये प्रॉपर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो इसमें फिर ये है कि हम वो बातें करेंगे जो लोगों को पता नहीं है आपके बचपन की कुछ बातें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि किस तरह ये सारा सिलसिला डेवलप होता गया तो मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा मैं जो भी सुनूंगा सच के सिवा कुछ नहीं सुनूंगा आपका निकनेम छोटे से आते हैं हम अपना अच्छा वो मैं जब छोटा सा था तो मेरे बाल जो थे ना वो बड़े ब्राउन से थे आंखें तो मेरी आज भी बिल्ली बिल्ली सी हैं ब्राउन सी हैं तो मुझे बचपन में वो भूरा भूरा कहते थे अच्छा भूरा हाँ अक्सर होता जो गोल्डन कलर का जो बच्चा होता था तो भूरा हाँ तो वो जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे अभी भी हैं अल्लाह उनको जिंदगी दे जफर अब्बासी साहब वो मुझे कहते थे भूरे वो कराची के थे अच्छा अबे भूरे और शरारती मैं बहुत था बहुत ज्यादा शरारती अच्छा बहुत शरारती था इवन मेरी मोहल्ले में भी कंप्लेन स्कूल में भी कंप्लेन अच्छा मतलब शरारती मैं बहुत ज्यादा था चले एक मोहल्ले की कंप्लेन और एक स्कूल की कंप्लेन ये वो मोहल्ले की थी वो हमारे घर के सामने रहती थी बेबी खाला अच्छा वो फोत हो गई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे तो वो जब भी हम वो होती पफ बॉल होती है जिसको फुसफुसी बॉल कहते हैं उससे हम खेलते होते थे क्रिकेट रमजान में सहरी के बाद ठीक है वो बॉल उनके घर चली जाती थी तो वो जब भी बॉल उनके घर जाती थी तो वो मेरी अम्मी को आगे कंप्लेन करती थी आज मैं चावल चुन रही थी मेरे चावलों में आगे बॉल गिरी है आज जो है मैं उस पारा पड़ी थी मेरे सर में आगे बॉल लगी है मतलब कि वो चाहे पिछले कमरे में भी है ना तो बॉल उसके सर पे ही जाके लगी है उसके चावलों में गिरी है उसकी हंडिया में गिरी है उसने आज तक ना बॉल वापस की हमारी अच्छा और मेरी अम्मी को कंप्लेन करके कोई दफा मुझे जो है वो मार भी पड़ी और एक इंटरेस्टिंग है वो टेकन 3 चिची मिची स्नो ब्रोज गेम्स होती थी वो मैं खेलता था तो अम्मी मुझे गेम्स में नहीं जाने देती थी अच्छा एक दो दफा मैं पकड़ा गया हूँ तो वहीं से चित्तर परेड स्टार्ट हुई गेमों से और घर तक और गली वाले देख रहे हैं तो बड़ी मुझे एम्बैरेसमेंट भी होती थी और चित्तर परेड होते सुपरस्टार चित्तर परेड लेकिन माँ ही कैसी हंसती है बाप ही कैसी हंसती है अब यही तो आपको मार सकते हैं यही तो और भी हाथ अच्छा जो गेंद आप फेंका करते थे और नहीं वो कभी नहीं पता नहीं उसको लगती थी भी या नहीं उसने उन्हें मेरे से पाता मैंने हांडी जी डिग पई तो तन आज तक देखी नहीं देखी कहाँ बोलो हो सकता हांडी जो कट के पूंछ के रोटी खाते पता नहीं वो क्या करती थी ये एक बचपन की खूबसूरत याद में से की याद है नहीं तो चावल चुनते हैं जो चावलों की प्राच है एडा नरम रोड़ा शुगर है रोड़ा ही गया नहीं मैं रोड भी निकल सकता अच्छा तो बहन भाई कितने आप हाँ हम लोग 5 बहन भाई माशाल्लाह आपका नंबर मैं सबसे छोटा हूँ अरे लाडले बुरा लाडला हाँ तो बड़े बहन भाइयों में किस तरह तरतीब है कि मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है फिर भाई है फिर 2 सिस्टर्स हैं फिर मैं हूँ अच्छा इन शरारतों में आपको सेफ कौन करता था और पिटाई किसके हाथों थी अच्छा पिटाई मेरी ज्यादा अम्मी ने की है और जो मेरी दादी अम्मा थी अल्लाह उनको की रहमत करे वो बचाती होती थी अच्छा दादी के हम बड़े फेवरेट थे ठीक है पोते ज़्यादा प्रॉफिट है आप उनका तो दादी जो थी वो बहुत ज्यादा मतलब वो कवर करती थी अच्छा बहन भाई कवर करते थे या पकड़वा देते पकड़वा छोटा था मतलब बड़े बड़े जिस तरह से ऑर्डर लगाते ये करो वो करो खास तौर पर जो बहनें थी वो तो छोटे होने के एडवांटेजेस कम है नुकसान ज्यादा है हर बंदा ऐसे ही ना आप पे रोक जा रहा होता है और बेला भी समझ रहे होते हैं काम भी सारा ये भी करो फिर बड़ी बाजी से भी फैंटी बढ़ती होती थी अच्छा तो हुआ है ये सब कुछ ही हुआ है मेरे साथ अबू जी का मिजाज कैसा था अबू मेरे बड़े धीमे मिजाज के खामोश तबा
और बड़े सीरियस, अच्छा। संजीदा। हाँ हाँ। तो अम्मी जो है वो मेरी बड़ी जोली हैं, अच्छा, तो मैं अम्मी पे गया हूँ। तो इसका मतलब ये जो विटी है हाँ, ये आप मुझे अम्मी की तरफ से अम्मी आया की है। तरफ से है। तो अम्मी क्या चाहती थी आपको पढ़ा लिखा के कुछ वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाना, या कुछ नहीं, क्या एम था वैसे उनका? मतलब अम्मी का ना पढ़े यही लिखे था। लोग तो बच्चों पे छोड़ देते हैं ना। अम्मी ने यही था कि ये बस पढ़े, अच्छा। जितना ये पढ़ सकता है, इसको शौक है, ये पढ़ाई करे। लेकिन उन्होंने ऐसे कभी कोई ख्वाब नहीं था कि पायलट बनाएंगे, फौजी बनेंगे, या कोई पुलिस में जाएंगे, या मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, या मैं कोई शोबिज में आऊंगा। ऐसा कोई ख्वाब नहीं था, और मेरा अपना भी नहीं था। तो मैं हादसाती तौर पर एक वीडियो वायरल हुई और मौलवी की मैंने पैरोडी की, और वो रातों रात जो है अल्लाह ने गर्म कर दिया, वो वायरल हो गई। उस्मान शामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब के बेटे, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा हमारे लिए काम करेंगे। मैंने कहा मुझे तो आता नहीं। उन्होंने कहा आप आए करें। बस उनके साथ फिर डेली पर्सन ज्वाइन कर लिया। अच्छा, फिर अल्लाह ने गर्म कर दिया। अच्छा, बचपन में कभी ऐसा हो कि बहन भाइयों में से किसी ने महसूस किया हो कि आप बड़े हो के इस फील्ड की तरफ जाएंगे, या मोहल्ले में, या कोई रिश्तेदारों में, या दोस्तों में? इसमें ये है कि मैं छोटा होता नात पढ़ता था। अच्छा। तो अब मेरे जो स्कूल में बज़्म अदब होता है ना, जो ट्यूटोरियल का पीरियड होता है, उसमें हम नात भी पढ़ते थे, कसीदा बुर्दा शरीफ भी पढ़ते थे, दुआ लब पे आती है दुआ वो भी पढ़ते थे। तो ड्रामेटिक्स जो होते हैं, जो सोसाइटीज होती है, उसका भी मैं पार्ट था। तो जो मेरे जफर अब्बासी साहब हमारे प्रिंसिपल थे, वो कहते थे कि यार ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है। वो मुझे बकअप करते थे। तब मेरे लिए ये टैलेंटेड होना एक वर्ड भी मेरे लिए एक नया था। मतलब मेरे हवास में ये चीज़ एक नई ऐड हो रही थी। तो लेकिन आपको कहीं होता है ना, छोटे बच्चे को आप बकअप कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो समझता है कि कॉन्फिडेंस आएगा। फिर स्कूल में 300-400 स्टूडेंट होता था, उसके सामने नात पढ़ना, वो जो आपका झाका होता है, वो तो वैसे ही रिलक्टेंस आपकी खत्म हो जाती है, हेजिटेशन खत्म हो जाती है। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस जो है वो मिला। तो टीचर्स का भी स्कूल में फेवरेट था, शरारती था, लेकिन फेवरेट इस सेंस में था कि नात भी पढ़ता है, ड्रामे भी करता है, बज़्म अदब को भी लीड करता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी चला गया। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई, यूएमटी से मेरी ग्रेजुएशन है। गुड। तो बस इस तरह से है। अच्छा, तो वो उस दौरान है कि मैं इस फील्ड की तरफ निकलूं या निकल जाऊंगा, या कभी आप? नहीं, मेरे ज़हन में नहीं था। मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं कोई मीडिया में जाऊंगा या ये काम करूंगा, बिल्कुल नहीं था। अगर मैं कहूँ कि मेरा था इस तरह का माइंड, तो कतई गलत होगा। आपने वो तो बताया ना कि हादसा तौर पे आप तो मैंने फैशन डिजाइनिंग की है यूएमटी से। मेरा था कि मैं कोई डिजाइनर बनूं। मुझे लगता था कि मेरे अंदर जो क्रिएशन है ना, मैं कोई नई चीज अच्छी बना सकता हूँ। तो पेंटिंग मेरी बड़ी फेवरेट थी कि मैं पेंटिंग्स करूं। तो लेकिन वो अल्लाह ताला ने रिज़्क जो है वो इसमें शोबिज़ में ही रखा हुआ था, तो फिर मैं इसमें आ गया। लेकिन मेरी अपनी कोई सोच, ख्वाब नहीं था, ख्वाहिश नहीं थी, सोचा नहीं था। अच्छा, तो जब स्कूल में थे आप, ज़ाहिर है उस वक्त भी शरारतें होती थी, तो कभी कोई ऐसी शरारत कि टीचर ने जहाँ बैठना हो उसकी सीट पे कोई चूं करने वाली बिल्ली रख दी हो, या कोई ऐसा कोई? नहीं, वो टीचर्स बड़ी सख्त होती थी स्कूल में तो। अच्छा। हाँ, तो इस तरह की तो शरारतें नहीं हुई, लेकिन ये है कि मतलब अब वो डेस्क होते हैं ना, वो बेंचेस होते हैं, हम बेंचेस पे बैठते थे, धक्का लगा रहे हैं एक दूसरे को, बेंच टूट गया है, तो सारों के हाथ खड़े करवा दिए हैं, मुझे मुर्गा बना दिया है, या क्लास से बाहर निकाल दिया है। तो इस तरह की शरारतें जो है वो बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा, रिसेस टाइम में या उधर जो भी टाइम मिलता है या खाली पीरियड, उसमें आप लोगों को चीज़ें खिलाना पसंद करते थे या उनसे खाना? अच्छा, मेरा जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का भी और स्कूल का भी, वैसे तो मैं खाता ही रहा हूँ, खिलाया कम है। और जो रिसेस टाइम होती थी उसमें हम फ्रिस्बी खेलते थे। वो आधे घंटे की होती थी, तो उसमें वो कैदी होती थी, उस गेम का नाम था। या वो फुसफुसी गेंद से हम सेकम सेका खेलते थे। ठीक है, तो वो मैंने बहुत खेली है। अच्छा, ये जो गली कूचों में, अब चूंकि आपकी पढ़ाई ऐसी है, वहाँ गेम्स ही ऐसी हो रही है, सारा सिलसिला एक जो, लेकिन कुछ गेम्स देसी भी है हमारी लोकल, जैसे पिट्ठू गोल गरम, गुल्ली डंडा, पिल गोलियाँ, बंटे, अखरोट, 12 टहनी। नहीं, ये नहीं खेली मैंने, लेकिन मुझे इनका पता है। कोकला छपाकी, ये इनका लुकन मीटी, इनका मुझे इन गेम्स का मुझे वो बॉडी गेम होती थी कि हाथ लगाना है। वो चूने के साथ जो है ना, वो प्ले ग्राउंड बनाते थे और उस पे खेलते थे। तो वो मैंने खेली है। क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, और ये, लेकिन ये मुझे पता है गुल्ली डंडा और ये वो पिट्ठू गोल गरम में गेम होती थी, वो मैंने खेली है। अच्छा, हाँ, वो खेली है। अच्छा, जब आप बच्चे थे उस वक्त दुनिया चेंज हो चुकी हुई थी। ये तो मैं अपने वक्त की बात कर रहा हूँ, गुड्डे गुड्डी की शादी भी हुआ करती थी कि कुछ बहनें जो मल्ले की लड़कियां, मेरी सिस्टर्स जो है वो ये करती थी।
तो वो मुझे याद है, लेकिन मतलब मेरे साथ नहीं, वो अक्सर सिस्टर्स करती थी ना, तो जो लड़के होते थे वो खामखाई सानू इनवाइट नहीं कीता, आगे रोला हाँ, पाना, ये गुजरा हुआ वो है। छोटी सी मिट्टी की हंडिया। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो मेरी मतलब सिस्टर की फ्रेंड्स थी गली में ही, तो वो उनकी आपस में गुड्डे गुड्डे की जो होती थी शादियाँ, हाँ। हम तो उसमें मुफ्त खाना खाने जाते थे। तो वो लड़कों की इसी तरह पार्टिसिपेशन होती थी बीच में, कभी या सर्दियों की कोई रात होती थी तो हसन भाई वो कोयलों में आलू गर्म करके, हालांकि घर में अच्छा खाना बना हुआ है लेकिन फिर भी वो आलू और खुद वो जो बना के कुक करके खाने का मजा है, और गॉसिप्स कर रहे हैं दोस्तों के साथ, तो वो चीजें जो हैं वो मेरे बचपन की मुझे हल्की हल्की धुंधली याद है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, वो गली में अंधेरा बड़ा होता है तो डर लगता है अंधेरे में से गुजरना, या घर पे छत पे अकेले नहीं, आपकी क्या नहीं, ऐसा कोई डर शर तो था ही नहीं, शुरू से नहीं था, कोई चक्कर नहीं है। ऐसा चक्कर नहीं। बस मुझे ना एक वो होते थे वो डोले शाह के जो चूहे होते हैं ना, वो जो आप उनको पता नहीं क्या कहा जाता है, आपको कल आइए तो पता चला कि वो जी भी मतलब जो बीमारी होती है, तो मैं उनसे बड़ा खौफजदा होता था। अच्छा, बहुत डरता था उनसे ना, मतलब मुझे लगता था ये बंदा पकड़ के मुझे मारेगा, तो मैं सिर्फ उससे डरा हूँ जिंदगी में, उसके अलावा किसी चीज से जो है ना वो डर खौफ नहीं आया। अच्छा, बचपन में किसके साथ सोना पसंद करते थे? मैं दादी माँ के साथ जो है वो सारा, अच्छा, कवर अप वही करते थे। तो दादा अबू उस वक्त मौजूद थे? दादा अबू बड़े सख्त थे। अच्छा, दादा भी, लेकिन बच्चा तो ज्यादा नरम चीज को तलाश करता है। दादी जरा हमें पैसे पूसे भी देती थी, उनकी एक वो गुथली होती थी, पंजाबी स्पीकिंग है हम लोग, तो वो गुथली में से पैसे निकाल के हमें देती थी। कभी हमें पैसे वो नहीं देती थी तो हम मिलाद करने लग जाते थे खुद ही। अच्छा, नाते पड़ते थे। अच्छा, तो दादी ने 5 रुपए निकाल के देने, 2 रुपए निकाल, बड़े होते थे 5 रुपए 2 रुपए, सर 5 रुपए खत्म नहीं होते थे। तो उसके बाद गट्टा खाता था, मुरुंडे, वो पिनिया होती थी, वो चावलों की और वो तिलों की, चावलों की, तिलों की, और वो कतलम्मे मिलते होते थे मेलों पे, वो बड़े बड़े लाल, मेले में नहीं, वो मतलब हमारे बाजार में मिलता था कतलम्मे, फिर वो दुमचियां पर होते थे, वो चस्के वाली चीजें काफी खाई। वो तो बड़े मतलब पापड़, वो पापड़ लंबे पापड़ होते थे, वो पापड़ वो मैं उंगलियों में डाल के खाता था, कई दफा मेरी उंगली भी कट जाती थी। तो मतलब यूं भी हुआ। वो कतलम्मे तो बड़े बड़े, तो जिन्ना खाना खा लो बाकी उतर लो। नहीं सारा इतना बड़ा बड़ा कंबल ना लो, बड़ा कतलम्मा। सही बात है, मैं तो घर में वही रखे हुए थे कतलम्मे। अच्छा, उस वक्त तो मेलो ठेलो का तो मेरा ख्याल सिस्टम निकल ही गया होगा जब हम मेले जब गांव वगैरह में लगते होंगे, हम तो बेसिकली शुरू से ही लाहौर से। ते उत्थे की ज्यादा सर्कस अच्छी लगती सी या अड़ी ते नचदे खुसरे ज्यादा चंगे लगदे? मनो यार, वो भी तो उस्मानी झूले नहीं होते जो ऊपर से जो नीचे आता है, वो जो ऊपर से नीचे आता था तो हल्की हल्की पेट में गुदगुदी होती थी, तो वो बड़ा मुझे वो अट्रैक्ट करता था, उस्मानी झूला। फिर वो एक बंदा होता था, वो जब नीचे से ऊपर जाना होता था वो झूले के साथ लटक के ऊपर चला जाता था, और जाकर वो राड पर खड़ा हो जाता था। तो ये ईद पर संडे बाजार लगता था, तो वहां पर ये झूले शुरू होते थे। वो बंदा जो खड़ा था वो स्पीड के लिए होता था, मोटर्स तो होती ही नहीं थी, वो स्पीड करता था, फिर उसको स्लो करता था, उसको लिफ्ट करता था। वो बड़ी प्रैक्टिस और बड़ा रिस्की काम, और उसको देखकर तो बड़ा वो हमारे लिए तो वो स्पाइडरमैन था यार, बड़ा ये स्टंट कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने नहीं सुना कभी हादसा कोई ऐसा अल्लाह ना करे पेश आया हो। वो बड़े ही एक्सपर्ट हो, बड़े एक्सपर्ट थे। वो बल्कि बीच में से क्रॉस करके ऊपर तक चले जाते थे। अच्छा, कोई उन दिनों कोई पहला क्रश प्यार श्यार जो है वो नहीं हुआ मुझे ना। हाँ, अच्छा, प्यार श्यार नहीं, कुछ चंगा लगना, कोई वैसे अट्रैक्ट करना? नहीं था ही नहीं, मतलब अच्छा, मशरातों में फोकस होता था। अच्छा, इस वक्त ध्यान ही नहीं था। प्यार श्यार नहीं हुआ। अच्छा, इस अजाब से दूर ही रहे। ठीक है, नहीं तो चले वो आप गेमों वेमों में फोकस रही या अच्छा चले वो बचपन था, वो ज़्यादा गेम्स होती। तो जब किस एज में जाके पहली मर्तबा कुछ इस बारे में तो सोचा ही होगा ना कि यार। अच्छा, मुझे क्योंकि छोटी एज में मैंने काम स्टार्ट कर दिया, तो इस बात को भी कुछ 6-7 साल हो गए, तो मुझे इन चीज़ों का असल में टाइम ही नहीं मिला। आपने भी देखा खबर, आपके साइड पे आते थे 11 बजे, आपके पास आते थे, फिर 2 बजे वहाँ से फ्री होते थे, तो क्या टाइम मिलता। नहीं, वैसे भी मैंने जितना देखा, सॉरी आपकी बात कट गई, वो अब ये मैं नहीं कि आप मुंह पे बैठे हुए हैं, आप यकीनन मुझे जो मैंने देखा बड़े ही शरीफुल नफ्स इंसान। हाँ, मतलब इस तरफ नहीं, शरारती बहुत हूँ, मतलब होता है शरारतें कुछ हो, हाँ शरारती, लेकिन ये इस तरफ ना वो नहीं गया, और अल्लाह का शुक्र है नहीं गया। हालांकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की जिहड़ी तुहानू कहे कि नहीं जाना, हर चीज अल्लाह ने ऐसी दी है कि तुहानू आप खींच के नहीं। आज भी मतलब इंस्टाग्राम पर और इधर बहुत से मैसेजेस आते हैं, अगर कोई जिसका जवाब देना भी हो थोड़ा टू द पॉइंट में देता हूँ, मतलब इन चीज़ों से थोड़ा सा ठीक है। अच्छा यासिर, आप ना हमें, ये तो था सारा मज़ेदार सी
जिंदगी में ज़ाहिर है ऊंच नीच तो रहती है, बिल्कुल आती है। वो जब आदमी एक लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसी को ही फोकस करते हैं, तो उसमें क्या क्या हर्डन, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम स्ट्रगल के नाम से भी याद करते हैं। अच्छा, स्ट्रगल जो है मेरी बड़ी मुश्किल है। हाँ, वो हम सुनना चाहते हैं, वो जरा खुद ही एक लिंक से हमें सुना दीजिए। हाँ, कि किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। असल में यूनिवर्सिटी में पढ़ा था मैं, यूएमटी में जी, बिल्कुल सही घर के हालात और चीज़ें चल रही थी। तो वालिद साहब को एकदम डायग्नोज हुआ कि उनकी 3 वेन्स बंद है, तो हार्ट बाईपास उनका रिकमेंड हुआ जी, पीआईसी पंजाब कार्डियोलॉजी में। तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। अब्बू जो है वो बिस्तरे हलालत पर पड़ गए और एक बहन थी, उसकी शादी करनी थी और मैं सबसे छोटा था, 3 लोगों की हुई भी थी शादी। तो फिर ये है कि वो जो 15 दिन मैंने पीआईसी में गुजारे पंजाब कार्डियोलॉजी में, 9 बोतल्स अब्बू को खून की लगी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों का कि मेरे सारे दोस्त जो है वो वहाँ पर आ गए और हर बंदे ने जो है ना ये अपनी बाजू आगे कर दी कि यार हमारा खून ले लो। तो 9 बोतल्स अब्बू को खून की लगी। अब्बू सेहतयाब भी हो गए और माशाल्लाह मैं जब उनको देखता हूँ तो, लेकिन वो 15 दिनों में जो मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे, जिसमें मेरे एक मोहसिन है शफीक भाई, पैसे भी नहीं थे तब, तो उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपया बोरो किया। आज के दौर में कोई 2.5 रुपये नहीं किसी को देता, ये 2016 की बात बता रहा हूँ। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पैसे दिए, अब्बू का ट्रीटमेंट करवाया, अब्बू ठीक भी हो गए। फिर डेली पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, काम किया, मेहनत की। आखिरी 2 दिन जो थे अब्बू जब आईसीयू में थे, वो मेरे लिए बहुत क्रूशल थे। वो एक वेन सही तरीके से उनकी जुड़ी नहीं थी। मैं जाकर सो गया, मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि वेन सही तरीके से नहीं जुड़ी तो दोबारा जोड़नी पड़ेगी, तो अब आप जो है ना दस्तखत कर दें। जब पहली दफ़ा बाईपास करना था मैंने दस्तखत किए, मैं बिल्कुल ईजी था। लेकिन जब उन्होंने रात को 3 बजे मुझे मेरे कमरे से उठाकर तो बताया कि दोबारा करें, मेरी बहन ने मुझे उठाया, तो वो जब मैंने दूसरी दफ़ा दस्तखत किए तो तब आई वाज शिवरिंग, मैं कांप रहा था। पहले नहीं मैं कांपा था और इस बात का किसी को नहीं पता था। अम्मी, बहनें, चचा सब सोए हुए थे। तो मैंने उस पर स्टैंड लिया कि यार अल्लाह की इमानत है, अल्लाह करम करेगा। तो मैं बहुत रोया उस रात पंजाब कार्डियोलॉजी में। तो मैंने इवन 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। जब आप परेशानी में होते हो मुझे भूख नहीं लगती। तो वो उस्मान रज़ा साहब है मेरे दोस्त, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया और मैं फ़ोन पे रो रहा था और उनको मैंने बताया कि अब्बू ठीक नहीं है। फिर उसके बाद वो आए, वो मेरे लिए लिबर्टी से बर्गर लेकर आए, तो वो मैंने खाया। अब अब्बू जब ठीक हो गए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है। तो मैं अब्बू की नज़रों में जब देखता हूँ कि उनको फील होता है कि ये हमारा प्राउड है, वो मुझे कहते नहीं है, बड़े खामोश तब है, लेकिन मुझे खुशी होती है। तो मुझे ये जो रंग लगे हैं सारे, मुझे लगता है जो मैंने अपने बाप की खिदमत की है, मैं हक तो नहीं अदा हो सकता, तो वो बाप की खिदमत ने बड़ा नवाजा है। तो अम्मी वालिदैन की जो खिदमत है, इस बात से अम्मी बहुत खुश हुई होंगी यकीनन। पता नहीं खुश हुई हैं या नहीं, लेकिन मैंने अपनी एक काविश की है, मैं तो उनका दे नहीं दे सकता, तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले और मुझे लगता है वो यकीनन कबूल हुआ है। तो मैं हाँ, यकीनन, तो वो उनकी दुआएं हैं और वो। अच्छा यासिर, मैंने तकरीबन इंटरव्यू पे जब कभी भी इस तरह की बात होती है ना, तो सारे कामयाब लोगों के पीछे ना ये थोड़ी सी हल्की फुल्की सिचुएशन अलग-अलग होती है, लेकिन वो सारा मंबा जो होता है ना वो यही होता है कि किसी न किसी तरीके से माँ बाप के ये वो मेरी लाइफ का असल में टर्निंग पॉइंट था, जिसमें मैं एक इरिस्पॉन्सिबल सा लड़का, शरारती सा, जो गैर जिम्मेदार जिसको कह लें, जिसको घर में आने का पता ही नहीं है, दोस्तों के साथ हॉस्टलाइज है, वहीं पर रह रहा है, 6-6 दिन घर नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। और वो जब किया है तो फिर अल्लाह ने बड़े रंग लगाए, बड़ा करम किया है। फिर जिधर गया हूँ फिर रास्ते खुलते गए। फिर उस दिन मुझे ये समझ आया कि जो वालिदैन के पीछे दुआएं होती है ना, लोगों ने ऐसे गाड़ियों के पीछे नहीं लिखाया होता कि ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, तो वो दुआ लगती है और ये हो ही नहीं सकता। और मुझे ये लगा कि दुआ कभी भी ली नहीं जाती, ये दे दी जाती है। और ये देने वाला जुबान से नहीं देता है, वो दिल और वो नजर की अता से देता है। यूज किया कि और जो उर्दू समझते हैं उनको बताऊं, रीज का मतलब है कि एक अंदर से एक ख्वाहिश का होना ना, वो है कि मैं उनकी खिदमत करूं। लेकिन आप वालिदैन का वो जो 9 माँ आपको पेट में रखती है, आप उसका नहीं दे सकते, 9 दिन का नहीं दे सकते, 9 माह तो बहुत दूर है, 9 मिनट 9 सेकंड्स का नहीं दे सकते।
तो कोशिश तो है कि करे, अल्लाह कबूल कर ले। तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, भरपूर कोशिश करता हूँ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भरपूर कोशिश करें। हम भरपूर कोशिश भी हमारी 1-2% ही है। वो भी अगर वो कबूल कर, जितनी कर सकते हैं ना आप करें। वो उनका देन नहीं दे सकते बिल्कुल। तो इसमें आप सिर्फ उनको वसाइल की हद तक ही उनको किया हुआ या वक्त भी आप देते हैं? अच्छा, वक्त मुझे जितना देना चाहिए मैं उतना नहीं देता, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा, एक शहर से दूसरे शहर, और कभी कहीं, कभी किसी मुल्क, कभी कहीं, कभी कराची, इस्लामाबाद, कभी लाहौर, पिंडी, पेशावर। तो जितना मेरा घर का टाइम होता है तो मेरी कोशिश होती है मैं आधा घंटा, 1.5 घंटा उनके पास बैठूं। बाकी वसाइल में कोई उनको फ्रूट्स चाहिए, अम्मी को ज्वेलरी का बहुत शौक है तो उनको मैक्सिमम जो है मैं वो सोने की ज्वेलरी ले लूँ। अब्बू जो है वो उनको इतना मतलब पहनने पूनने का शौक नहीं है, लेकिन कोशिश होती है कि अपने टेलर से रिक्वेस्ट करके ज़रा उनके लिए भी ऐसे ही 5, 7, 10 एक्स्ट्रा सूट बनवा दूँ। वो मुझे कहते भी हैं कि यार मैं ज़रूरत नहीं है, ये पेन है, तू एम ही ना कुछ करना है। तो वो ये होता है कि यार मैं जितनी देर है अल्लाह इनका साया मुझ पर सलामत रखे, तो मेरे अंदर कोई चीज़ रह ना जाए, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। नहीं, वो देखें कि प्रेजेंट जो है मैं ख़ास यही वक्त देना नहीं होता, 24 घंटे की एक फीलिंग, जैसे अल्लाह ताला के साथ एक फीलिंग जुड़ी होती है। अगर मैं बाहर भी होता हूँ तो मैं मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं होता है कि यार अब अम्मी क्या कर रहे होंगी, अब्बू क्या कर रहे हो, यही है। तो वो ख्याल की खिदमत जो है ना वो है, लेकिन विसाल की खिदमत भी हो तो सर वो तो डेफिनेटली, लेकिन ये जो अंदर अगर ना गल सारी नीयतें आके ऐसा ही है, तो वो आप भरपूर दे रहे हैं, मतलब इंटेंशन कोशिश होती है। अच्छा यासिर भाई, ये तो था सर कि काम में जो इस वक्त अल्लाह पाक ने जो कामयाबी आपको दी, जिस मुकाम पे है, इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स बीच में आपके? अच्छा, मैं ऐसे ही कहूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम आई है तो ये गलत होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। बस ये है कि आपके पास अगर एक टैलेंट है ना और आप हार्ड वर्क नहीं करते तो वो टैलेंट का कोई फायदा नहीं है, वो जीरो है। मतलब मेरे पास एक टैलेंट है, मैं किसी इंसान की अच्छे तरीके से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं उस मुकाम तक जाने के लिए कोई बंदा मुल्तान में है, मैं घर से निकलूंगा ही नहीं, तो मेरे उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही। टैलेंट प्लस हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो इन्ना माल उसरी उसरा, मुश्किल के बाद ही आसानी है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है कोई चीज़ अचीव करने के लिए। मतलब मेरे बड़े कजन्स की शादियाँ होती है, मैं नहीं जाता, कई खुशी गमी होती है जहाँ मुझे जाना चाहिए मैं नहीं जा पाता, तो वो भी एक सेक्रीफाइस है। आप लेकिन जब आप घर में आके देखते हो आपकी फैमिली हंस खेल रही है और उनको वो सारी चीज़ें ज़िंदगी की मैसर आ रही हैं जो आनी चाहिए उनको, तो आपकी फिर सारी थकावट उनको हंसता खेलता देखकर पूरी हो जाती हैं। जो चीज़ें हम बाहर सफ़र कर रहे होते हैं या आप बाहर चीज़ों में सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप घर में आके अपने बच्चों को देखते हैं कि उनको आपने सारी चीज़ें दे दी हैं, जब आप उनको खाता पीता देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। तो हम एक्चुअली जो तख्लीकी लोग होते हैं ना, अंदर से बड़े सेंसिटिव होते हैं। हम जो बाहर काम कर रहे होते हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे होते। मैं यकीन से 1000% कह सकता हूँ, अगर आपका 25-30 साल का कैरियर है तो उसमें हसन भाई मुझे नहीं याद पड़ता आपने 3 टाइम रूटीन से याद करके खाना खाया हो कि आज मैंने दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, सुबह मिल गया, भूख लगी है तो खाया। कई दफ़ा खाली पेट भी हमने काम किए हैं, घर वाले खा रहे हैं, फ़ोन पे पूछा हाँ जी तुसी की खाता है, तुसी ठीक हो, अम्मी ठीक है, फल खाया है, चीज़ें खाई हैं, वो कह देते हैं ना ओके सब कुछ ओके है, बस यही है। हाँ, ये उनके लिए किया सब कुछ। वेरी गुड। ये हाँ, तो किसी के लिए जीना ही जीना है और इसका ज्यादा मजा है, इसका ज्यादा मजा है। इसीलिए तो रब नवाजता है, इसीलिए तो करम करता है, ये अल्लाह का फजल, माँ बाप की दुआएं। लेकिन फील्ड में आप किसको साथ में जो एक वसीला बनाओ जिसको आप कभी फरामोश नहीं कर सकते आपकी ज़िंदगी में। और मैं यहाँ पे मेरे बॉस उस्मान शामी साहब हैं, उनका मैं ज़रूर नाम लूँगा, क्योंकि मुझे ये मॉडर्न मीडिया है, सोशल मीडिया, मुझे इसका इतना नहीं पता था। उस बंदे ने जिस तरह एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के, ठीक है, नो डाउट टैलेंट था अंदर, या था भी या नहीं मुझे नहीं पता, वो कहते हैं था या है, तो मैंने तो काम कर लिया। लेकिन अगर काम को डायरेक्शन ना मिले, डायरेक्शनलेस काम हो, तो वो भी आपको वो बड़े फायदे की बजाय बड़ा नुकसान भी दे सकता है। तो उन्होंने बड़ी डायरेक्शन दी। फॉर एग्जांपल, मैंने शुरू में अगर कोई काम किया और मुझे लगा यार ये बड़ा वायरल है, लगना चाहिए, लेकिन वो बंदा मेरे से बड़ा भी है, मेरा बॉस भी है, उसने फिर मुझे समझाया नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, इसको ऑन एयर नहीं करना। तो फिर मैं सोचता था यार मैं 4-5 घंटे बाहर जलील होके आया हूँ, ये बंदा मुझे कह रहा है काम नहीं करना, और या ये इस काम को लगाना नहीं है, तो मेरी एफर्ट वो कहाँ गई। वक्ती तौर पर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने बात उनकी मान ली। लेकिन बाद में उन चीज़ों का आपको इदराक होता है कि वो बंदा ठीक कह रहा था,
क्योंकि वो आपसे एक सीनियर पोजीशन पे होता है, उसको चीज़ों का पता होता है या मैसेज को किस तरीके से डील करना होता है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जो आपके ऊपर एक सीनियर बैठा हुआ है उसकी बात ज़रूर माने। अच्छा, वो उस वक्त आपको समझ नहीं आती, इग्नोर कर दें, लेकिन वो आपको बाद में समझ आ जाती है। अच्छा, ये तो हो गया कि आपके कामयाबी के सफर में हाँ, ये बॉस एक का ऐसा बड़ा दामन किरदार था है। जिसे हाँ, पकड़ भाई के भी हैं, आप- बॉस भी हैं। तो बड़ा अच्छा, कोई ऐसा भी कोई चुभन है, कोई ऐसी कोई जिसने कोई रोड़े अटकाए हो? नहीं, मेरे काम में कोई भी नहीं आया। मुझे डेली पाकिस्तान पर सबसे बड़ी काम करने की वजह यह है, अभी जितने भी 3-4 बड़े बड़े चैनल लॉन्च हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स की हैं उन्होंने, और जो पाकिस्तान के भी बड़े मीडिया चैनल हैं वहां से भी ऑफर्स थी, मैं कहीं नहीं गया। उसकी रीजन ये है, इन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट मतलब फ्री हिट दी हुई है, जैसे मर्जी काम करो, खुद मुख्तार हो, जिस तरह मर्जी जो मर्जी करो। तो यही वजह है कि जब आपको इंडिपेंडेंसी मिलती है काम की, आपको एक आज़ादी मिलती है, तो फिर मुझे लगता है जिस आज़ादी से मैं डेली पाकिस्तान पे काम करता हूँ मैं कहीं और नहीं कर सकता। तो मुझे रिस्पेक्ट ही चाहिए, एक इज्जत चाहिए, वो मिलती है, आज़ादी मिलती है, तो यही है। अच्छा, यहाँ एक आदमी कामयाब हो रहा होता है और इर्द गिर्द ना कुछ हसद, कुछ कीना भी परवान चढ़ रहा होता है, जैसे दरख्त के साथ साथ कुछ जड़ी बूटियाँ, घास वास निकलती है। तो आप कुछ देखते हैं कि इस किस्म का हसद कोई इधर उधर आपको? नहीं, मेरा एक इसमें मानना है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ, कोई मामला भी नहीं हुआ, किसी ने खराब करने की कोशिश भी नहीं की। मुझे ये लगता है जिसके अंदर टैलेंट है वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। आज डेली पाकिस्तान में कोई मेरे से ज्यादा टैलेंटेड बंदा आ जाएगा, मुझे लगेगा कि मैं अखलाकी तौर पर ये बंदा मेरे से ठीक है, मैं खुद उसको जगह दूंगा, मैं पीछे हो जाऊंगा कि नहीं यार ये डिजर्व करता है, मगर मैं टांग नहीं खींचता। मेरे जितने कोलीग्स हैं जिन्होंने काम भी किया है डेली पाकिस्तान पे, आप उनसे गाहे बगाहे पूछ सकते हैं, किसी के लिए उनको स्पेस दी है, क्योंकि मुझे स्पेस दी गई थी। मुझे स्पेस ना मिलती तो शायद मुझे यही फील होता कि स्पेस नहीं देने। तो जितने भी लोग हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो आ रहा है यार आने दो, ठीक है, लेट्स प्ले ऑन द ग्राउंड पे खेलें, जिसका जो मुकद्दर है वो ले जाए। अगर यही सोच और नियत पनप रही है तो समझ ले कि सत्ता ही खैरा नहीं और कोई कांड नहीं ला करम है, सकता। बड़ा करम है। वेरी गुड, ये बड़ी खुशी हुई मुझे ये बात सुनकर। और मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा डेली लगा। पाकिस्तान में तो मैं अकेला जो था वो काम कर रहा था, नीचे जितने लोग भी रखे, मतलब अब दुआ मिर्जा जियो पे चली गई हैं, अल्लाह ताला उसको और कामयाब करे, उसको मैं लेकर आया, रूसा खान को मैं लेकर आया, और जितने नीचे रिपोर्टर्स थे कुछ आए, किसी ने काम किया, ईमानुल्लाह साहब की बेटी नूर काम कर रही थी, उसको हम लेकर आए। लेकिन ये है कि किसी की राह में रोड़े नहीं अटकाए, उन सब ने अपना अपना इंडिपेंडेंट काम किया है, जैसा भी किया, अच्छा किया है, बुरा किया है, वो तो ऑडियंस फैसला करेगी, लेकिन वो भी आपको इस बात का जवाब देंगे। तो मुझे क्योंकि स्पेस दी गई, तो मुझे लगता है कि स्पेस लोगों को देनी चाहिए। अच्छा, ये टेलीविजन पे ना जो प्रोग्राम्स चलते हैं, अक्सर कोई मॉर्निंग शो है या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है, तो कुछ ऐसा भी मैं सुनता हूँ बाज़ दफ़ा कानों में कि आपको एज ए एंकर, जी, तो अगर कोई ऑफर हुई किसी अच्छे चैनल से, अभी रिसेंट 2-3 चैनल से और भी हुई है। मेरा ख्याल है 1-2 माह बाद कहीं ना कहीं से कुछ तुमका लग जाता है, आ जाता है। लेकिन ये है कि लॉयल्टी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। तो मैं, शामी साहब भी मेरे मोहसिन है, मुझे मीडिया फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाने वाले वही हैं। तो मुझे लगता है कि ये रोटी यहाँ से मिली है, पराठा भी यहीं से मिलेगा, सुक्की इत्थों मिली है तो घ्यो वाली भी इत्थों ही मिलेगी है, बस ठीक है, बस ठीक है, ये तो गल नहीं। अच्छा, सिंगर केड़ा अच्छा सिंगर मुझे रूह तड़फा दिंदा? जो सज्जाद अली, हाँ, मतलब उसको सुन के तो पता चलता है, उसको लाइव भी सुने तो ज्यादा मजा आता है। तो डेफिनेटली सज्जाद जो है ना, तो अली तो सज्जाद, तो करम तो होना ही है। तो फिर कोई थोड़ा जिहा अगर सानू सज्जाद अली साहब को तो गाना बहुत वो तो जो है वो मुश्किल है। डेफिनेटली मैं भी ये एक आरफाना कलाम है, वो आपको सुना देता हूँ। जी सज्जाद अली की बात हो रही तो अली कर ले थोड़ा। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, मिलके सुनाओ सारे सुनाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा, मिलके सुनाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा। वाह जी वाह 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 वाह। अच्छा यासर भाई, एक्टर केड़ा चंगा लगदा?
अली जफर। अच्छा, हाँ, अली पसंदीदा अली एक्टर जफर। आपके। अच्छा, आपकी अपनी फील्ड में जो एंकर कह लीजिए या आपके हवाले से जिस तरह प्रोग्राम्स, आपको कौन ज़्यादा इंस्पायर करता है सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पर अब तो नए नए बच्चे भी आए हैं हाँ। जो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मुझे जो लगता है जिसने सोशल मीडिया की लेगेसी को रखा भी है, एथिक्स का भी ख्याल रखा है। हम तो क्योंकि एंटरटेनमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट में आपके पास बहुत मार्जिन होता है करने का। अब बहुत से यूट्यूबर्स आ गए, उनके कंटेंट से इख्तलाफ थोड़ा सा मुझे इस मामले पे है। वो लाशों पर भी जाकर तो वो गिद्धों की तरह उन पर चमड़ जाते हैं और अजीब अजीब सा कंटेंट। और अभी ये भी देखा है, वो बरकत मार्केट में कुछ एंकर चले जाते हैं और अगर कोई वहाँ पे कॉल गर्ल खड़ी है तो उसका पीछा करने लग जाते हैं और वो उसकी विल भी नहीं है कैमरे पर आने की। तो वो मेरा ख्याल है कि इट्स अगेंस्ट द एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म या वो डिजिटल जर्नलिज्म के। तो बड़े लोगों से इख्तलाफ भी है, लेकिन मुझे लगता है जो अच्छा काम कर रहा है वो उर्दू पॉइंट का फ़ारूक शहबाज वड़ाइच, उसने अच्छा काम किया है। गुड। तो मुझे लगता है कि उसका काम अच्छा है। मुल्की हालात आजकल जो आपके सामने हैं, आप इनके बारे में अगर चाहते हैं कोई बात करना या कहना चाहते हैं तो ठीक है। मुझे ये लगता है कि देखें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, इन जमातों के इक़्तिदार में आने की एक लालच, हवस, कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, उसकी वजह से जो ना हमारी रियासत पाकिस्तान बहुत पीछे जा रही है। तो जिस बंदे का जो काम है उसको वो करना चाहिए, और जो मेरिट पर आ रहा है, जिसको आवाम पसंद कर रही है, उसको आगे आना चाहिए। अच्छा, ये तो एक ओपिनियन है जो आपने दी। वैसे मैं अगर कहूँगा कि आपसे कहा जाए कि ये जो सिचुएशंस दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, ऊपर वाली सतह पे भी, लीडर्स के लिए भी, और इसके जो असरात अवाम पे इस कदर बुरे तरीके से पड़ रहे हैं। अब ये है कि पहले लोग जो थे एक दूसरे से इख्तलाफात रखते थे जी। अब ये है कि लोग दोस्तियां भी ख़त्म कर रहे हैं, बदतमीजी भी एक दूसरे के साथ करते हैं, और ये नीचे अवाम लड़ती है, लीडर तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ चाय की प्याली पर मिल रहे होते हैं। बिहाइंड द कैमरा या ऑफ द कैमरा तो हमने ये सारे मामला देखे हुए हैं। जी जी, आप भी मीडिया पे काम करते हैं, ऐसा ही है। कैमरे के आगे लड़े होते हैं, अवाम को वही कैमरे के आगे चीजें नजर आ रही होती है, अवाम अपने रिलेशन खराब कर लेती है, और जब कैमरे ऑफ होते हैं किस तरीके से गले मिल रहे होते हैं, तो अवाम को चाहिए कि इनकी बातों को ज्यादा सीरियस ना लें और अपने ताल्लुकात खराब ना करें। या बिल्कुल सियासी लीडर किसी के नहीं होते। सही कह रहे हैं, ये हमारे साथ भी होता है इसी तरह के। वो जंग सी एक नजर आती है, हाँ, ब्रेक उसके आती है बाद तो चाय वाय और ये वो सारा, उसलिए मेरा दिल कर रहे होता है कि तो माफी आप पे भी ये फर्ज है हसन भाई कि आप इनको बताएं कि ऑफ द कैमरा ये कैसे हैं और ऑन कैमरा कैसे हैं, लिहाजा अपने ताल्लुकात खराब ना करें, अपनी मोहब्बतें बरकरार रखें। ठीक है, इख्तलाफ रखें, आपको नवाज शरीफ अच्छा लगता है, आपको खान अच्छा लगता है, आपको जरदारी अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन अपने रिलेशंस को ना अच्छा बुरा करें उसके, और मुल्क के लिए कोई ऐसी नुकसानदेह है जो कि मुतवातिर हो रही है, हो गई है। आप बट गए हैं। हाँ। हम एक नेशन नहीं है। हाँ, और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तुर्की वाला इनकलाब आएगा या बांग्लादेश वाला इनकलाब आएगा या श्रीलंका वाला इनकलाब आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग जत्थे हैं, हम बटे में हैं, तो यूनिटी होती है तो फिर इनकलाब आते हैं। अच्छा, ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि देखते ही देखते एक सिलसिला गाली गलोच का और दस्तों गिरेबां का और ये हंगामी हालात, अदम बर्दाश्त जो है वो सियासत में आई है, और मुझे लगता है कि हर पार्टी जो है इसकी जो जिम्मेदार है। पहले लोग सियासियात करते थे, अब जातियात की सियासत जब होने लगी है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, तो वही फॉलोअर जो सुनते हैं उसने वही करना है। तो मुझे नहीं लगता ये अवाम का कसूर है, ये लीडर्स जो फीड करते हैं, लीडर्स को चाहिए कि शाइस्तगी रखें। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारा कुछ प्री प्लान्ड हो रहा है कि ये इस किस्म की ये बात डालनी हम तो लोगों, जब से होश संभाली हम यही मामला देखते आ रहे हैं, लेकिन ये यूं नहीं होना चाहिए। अगर हो भी रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़े ही नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह है। और देखें, लीडर्स चेंज हो जाएंगे, हुकूमतें चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो जो एक आपका करैक्टर बिल्ड हो जाएगा ना, उसको तब्दील होते होते 1-2 नस्लें लगती हैं, यानी कि आप 20-30 साल पीछे जाते हैं। मैं तो यासिर जैसे कि ये हालात सुनता कि भाई अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक खाना जंगी। मैं तो समझता हूँ कि खाना जंगी जो है ना वो तो शुरू हो चुकी हुई है, चूँकि खाना घर उसमें तो जंग का समा है, बाप किसी तरह बेटा किसी तरह बहन, मुंह में खाना जंगी ना हो, खाना जंगी तो है शुरू है, चल रही है, इसको रोकना चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान को बैरूनी इतना खतरा नहीं है जितना अंदर से खतरा है। तो सबको आपस में बैठ कर प्यार से चीज़ों को हल करना चाहिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ यूरोप ने लड़ाइयाँ कर करके देख ली, लड़ मर कर देख ली। आज उनके बॉर्डर्स जो हैं, ना उस पर कोई फौजें हैं, ना उन पर कोई बाड़े हैं। एक कदम आपका
अगर जर्मनी में होता है तो दूसरा कदम आपका उसी के बॉर्डर के मुंसलिक दूसरे मुल्क में होता है। तो उन लोगों को समझ आ गई है, तो हमें भी उनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। और हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि ये हमें इंजेक्ट किया जा चुका है, सब ये सरायत कर रहा है हमारे जिस्मों पूरी में। दुनिया में सरायत करता है, लेकिन फिर वो एजुकेशन से वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती है। तो एजुकेशन जो है वो हमारे लीडर्स देना नहीं चाहते। उनको पता है जब ये एजुकेट हो जाएंगे तो यही हमारे आगे खड़े हो जाएंगे। अब वही है ना कि ये जो कि सरायत कर चुका है, इसको फिर बड़ा टाइम, सदियां, नस्लें लग जाएंगी इस जहर को लगे। मायूसी होती है देखकर, लेकिन बड़ी मायूसी होती है। वासिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वालना, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। अगर आपसे फौरी पूछा जाए कि जी अगर आप हों तो क्या सलूशन ऐसा देंगे कि ये जो रगों में घुस के आया ये जहर, ये जल्द अज जल्द किसी तरीके से निकल जाए? वैसे मेरा तो इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में या कोई सियासतदान बनने का, लेकिन मुझे लगता है अगर मुझे मौका मिले तो सबसे पहले सेहत, हमारे अस्पताल जो है ना, ये जिस तरीके से आप देखें कि एक बेड पे 6 लोग पड़े हैं, सेहत और तालीम, इस पर अगर पाकिस्तान का कोई 50% 60% बजट भी इन चीज़ों में लगाना पड़ता है ना, आप लगाएं, अपनी बुनियाद को ठीक करें। लेकिन इसके कि पुल बनाएं आप और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें। आप यहाँ पे पुल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, अवाम में मतलब लेक ऑफ एजुकेशन है, जिसकी वजह से वो आपको पता है वो जंगलें भी तोड़ देती हैं, सड़कों का भी बुरा हाल कर देते हैं। तो शऊर आएगा तो सारी चीज़ें बन जाएगी। चाइना की तरक्की आपके सामने है। यासिर, आप कह रहे हैं कि सेहत और तालीम, अब ये सेहतमंद लोगों और तालीम याफ्ता लोगों से तो ये मूवमेंट शुरू हुई है। बेचारे जिसको ना वायरल करना आता, ना सिस्टम का पता है, वो क्या तहरीकें चलाएगा सोशल मीडिया पे? ये पढ़े लिखे आदमी ही कर रहे हैं, ये क्या ये तालीम? लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी 10% है, 5% है ना, लेकिन आपका जो वोटर है, वोट बैंक, तो आपका जो 90% आपका तबका है या 85%, वो तो बिलो एवरेज है या बिलो एजुकेशन की एवरेज से है या गुर्बत से नीचे है। अब वो 10% अकेला क्या करेगा? तो ये सबको मिलजुल कर करना है, निचले तबके को भी ऊपर लेकर। इस वक्त तो जो 5% जो उसमें से कुछ लोग, 1-8% जो लोग हैं जो दिमाग वाले हैं, तो उन्होंने तो हमें ये जहर पिला दिया। आप देखें, पीएचडी होल्डर बंदा है, उसका वोट एक, और एक बंदा जो रेडी पे अमरूद बेच रहा है उसका वोट, दोनों के वोट की पावर इक्वल है जी। अब पीएचडी होल्डर्स आपके पास 10 है, रेडी वाले या वो बिलो एवरेज आपके पास लाखों में, तो वो उनका वोट बैंक जो है वो एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाए या वो कीमे वाले नान पे बिक जाए, तो वो चेंज हो सकता है। तो वो पीएचडी वाले एजुकेशन वाले बंदे का वोट फिर कहाँ काउंट करेगा? तो इसलिए सरायत जो है नीचे तक एजुकेशन की जाए, फिर कोई मामला चेंज होगा। और इनकलाब आते ऐसे नहीं होता कि सुबह हम उठेंगे इनकलाब आ जाएगा, टाइम लगता है। ठीक है, कौम बनानी पड़ती है। और वही कह रहा हूँ कि अब बनते बनते कौम फिर ये रिवर्स गियर लग गया और अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक दुआ करते हैं हम लोग पाकिस्तान को, अल्लाह खैर वफियत। अच्छा यासिर, बस एक आध बात मैं और पूछूंगा, ज़िंदगी में कौन सा ऐसा दिन, कौन सा ऐसा लम्हा जिस दिन आप सबसे ज़्यादा खुश हुए? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी यूएमटी से, और मैंने फिर भंगड़ा डाला था वहाँ पे। वो कॉन्वोकेशन पे बैंड बाजे वाले आते हैं, तो वो आमतौर पर बड़ा एक एग्जेक्टिव सा वो फंक्शन होता है जिसमें गवर्नर आता है आपका और सारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होते हैं। तो वो जब मैंने बैंड बाजा देखा कि आज यार मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स प्रैक्टिकल लाइफ, अब काम करना है, वो ज़िंदगी का सबसे हसीन खूबसूरत दिन था, खुशी वाला दिन था जी। अच्छा, खुशी चूँकि गम का पेश खैमा और गम जो है ये खुशी की नवीद होती है, तो वो कौन सा ऐसा दिन है कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा गमगीन हुए हों? हाँ, जिस दिन कंटेंट नहीं मिलता मैं गमगीन हो जाता हूँ, और अक्सर ही होता जिस दिन कंटेंट। गुड। अच्छा, शुक्रिया। तो मैं हमेशा ताज़ ज़िंदगी आपका अदा करता रहूँगा। अच्छा, चूँकि आप मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे वाकई में बिल्कुल दिल की तहाग रही कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत और इतना वक्त दिया और इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। तो बस चलते चलते आप ये जो सोशल मीडिया पे ये जो नेगेटिव अप्रोच है हमारे भाई कुछ यूट्यूबर्स जो इन मामलात में सियासत के अलावा भी, तो उनके लिए कुछ आप कुछ कहना चाहें? अच्छा, इनको आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जो डॉलर्स की भूख है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। एक बंदे को पता है कि मेरी नेगेटिविटी ही बिकनी है, तो वो बेचेगा और वो डॉलर्स कमाएगा। लेकिन मैं, हुकूमत पाकिस्तान अगर सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदियाँ लेकर आती है इसको ठीक करने के लिए, या इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाती है,
तो मैं सबसे पहले उसकी तायद करूँगा, और आज भी मैं तायद करता हूँ, क्योंकि इस पे लगाम होनी चाहिए, लगाम इसको होनी चाहिए, इसको बेलगाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी की इज्जत बरकरार नहीं रहेगी। आपने बहुत से यूट्यूबर्स देखे होंगे जिनको पता ही नहीं है, एथिक्स का ही नहीं पता। मैं एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा, एंटरटेनमेंट में आप खुलकर खेलते हैं उसकी मर्जी से। ये लोग क्या करते हैं, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसकी पगड़ी उछालते हैं और चंद व्यूज़ लेने के लिए, चंद डॉलर्स कमाने के लिए उसकी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर देते हैं और उसको डिफेम कर देते हैं। तो अगर इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती है तो जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मुस्तनद यूट्यूबर्स हैं, उनको चाहिए कि वो हुकूमत पाकिस्तान के इस कदम की तायद करें, ताकि वो काम हो जो अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो, या जिसमें आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रहे हैं, किसी की इज्जतें नहीं उछाल रहे। तो वो अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती है, मैं उसके हक में होऊंगा। तो जब वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी तो ये यूट्यूबर्स खुद ही ठीक हो जाएंगे, मेरे समेत। बहुत शुक्रिया आपका यासिर, आपने फिर मैं कहूँगा कि आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।